लेखपाल। तो लेखपाल जो है ये खुद अपने आप में एक भ्रष्ट सिस्टम हो चुका है। जनता दर्शन केवल और केवल एक छलावा है। ई स्टैंप आने का जनता को फायदा कुछ नहीं हुआ, ये देखा जाए। 50 रुपया का 80 रुपया, 10 रुपए का स्टैंप है। आपने खुद खरीदा? मैंने खुद खरीदा जाकर के। 10 रुपए का स्टैंप किसी ने 30 रुपया दिया, मतलब 200% एक्स्ट्रा दिया मेरे से। 10 रुपए की चीज को 10 रुपया का स्टैंप 20 रुपया मिली। कंज्यूमर एक्ट भी यही कहता है कि जितना एमआरपी हो उससे अधिक लेना दंडनीय अपराध है। भैया 100 रुपया का स्टैंप, 20 रुपया 10 रुपया वाला, कि इससे न लेमैन और न लॉमैन कोई अछूता नहीं। तो किलो सालों के देखो पड़ता का पैसा? अरे भैया पैसा ना दे तो चालू है लौट जाइए। न देखिए, उसको यही नहीं मालूम है, राजस्व विभाग में हम बैठे हुए हैं कि हमारा सीआरओ कौन है, उसके नाम पर मैंने लिया है। अपने नाम पर लेता तो पता नहीं कितने में देता भगवान ने। वो स्टैम्प फॉर्मेशन के 3 लाख रुपए ले लो तुरंत। 3 लाख रुपया के एटीएम ये कि आप उसके पास कैसे जा सकते हैं न्याय के लिए जो खुद अपने आप में भ्रष्ट है। ले लीजिए, न्यायालय टिकट ले लीजिए, 2 रुपया का टिकट 4 रुपया में बिक रहा है। देख लीजिए आपको वीडियो में। न्यायालय वाला कितने का है? 2 रुपया वाला कितने का है? 2 रुपया का 4 रुपया। जनता दलालों पर ज्यादा भरोसा करती है बजाय अधिकारियों की। लाइसेंस किसने निर्गत किया है? एडीएम राजस्व ने निर्गत किया है। अब जो स्टैंप लोग लेकर के रखे थे, इसकी स्मगलिंग होती है। अच्छा, स्टैंप की। नमस्कार मित्रों, मैं संतोष और आप देख रहे हैं भारतीय टीवी 24। पोल खोल राजस्व पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विनय श्रीवास्तव जी हैं, जो एक समाज सेवी हैं और एक पहल उठाए हैं कि समाज के लिए काम करते हैं, अच्छी चीजों को दिखाते हैं और बहुत सारी चीजें जो कि सामने लाने के लिए कोशिश करते रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है विनय जी का भारतीय टीवी 24। धन्यवाद। मैं सिंपल भाषा में अगर जानना चाहूँ कि भ्रष्टाचार जो है इस समय उत्तर प्रदेश में सबसे प्रथम स्थान कौन हासिल कर रहा है? देखिए, 2018 की जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग, इससे पहले तो पुलिस डिपार्टमेंट पहले नंबर पर था, लेकिन अब राजस्व ने अपना स्थान ले लिया है प्रथम स्थान पर और पुलिस डिपार्टमेंट द्वितीय स्थान पर चला गया है। अच्छा। और चूंकि उत्तर प्रदेश में ये इसका प्रचलन सबसे ज्यादा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में यदि आप बात करेंगे पूर्वांचल की, तो पूर्वांचल में नगण्य के बराबर इंडस्ट्री हैं जो कि आम जनता को इफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 60% से 70% तक किसान परिवार रहता है। ठीक है, तो यदि 70% किसान रहता है तो किसान का सीधे जुड़ाव जो होता है वो राजस्व से ही है। ठीक है, क्योंकि किसान का सीधे जुड़ाव है जमीन से, क्योंकि जमीन पे ही किसान अपना खेती करेगा। ठीक है, और खेत से जितने भी विवाद होंगे उसमें से 80% जाएंगे राजस्व में, 20% आपके पुलिस थाने में भी जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 80% चीजें जाएंगी राजस्व में। ठीक है, तो अब राजस्व में जाने का सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि राजस्व में ये लोग हैं तो अपने आप में, जैसे इसकी जो इकाई है, बेसिक इकाई, जो आप पहली इकाई की बात करते हैं, तो पहली इकाई, इसका जो पहला तल है वो है लेखपाल। लेखपाल तो लेखपाल जो है ये खुद अपने आप में एक भ्रष्ट सिस्टम हो चुका है। मतलब हम 2% की बात नहीं कर रहे हैं, 2 से 5% ऐसे भी कुछ अच्छे हैं। ठीक है, 2 से 5% भी अच्छे लोग हैं लेखपाल में भी, लेकिन 90% आप कह लेंगे ना, इसमें कोई वो नहीं है, कोई दाग नहीं। 90% लेखपाल भ्रष्ट के भ्रष्टतम स्तर को छू चुके हैं, चरम सीमा को क्रॉस कर दिया। अब चूंकि किसान, देखिए किसान का मतलब गरीब नहीं होता है, लेकिन जैसा दिखाया जाता है, आप देखेंगे बहुत सारी मूवीज में, हाँ, किसान का मतलब गरीब। अरे किसान देखना है तो आप ऑस्ट्रेलिया जाइए, यूएस में जाइए, कनाडा में जाइए, डेनमार्क जाइए, किसान का असली रूप वहां पे है। किसान दिन भर खेतों में काम करता है, लेकिन शाम को मर्सिडीज से जाता है। पंजाब, भारत में पंजाब में देख लीजिए, पंजाब में। हाँ, लेकिन एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ पर पूर्वांचल में इसको इतनी हेय दृष्टि से देखा जा रहा है, और चूंकि किसान एक मजबूरी बन चुकी है, ये इंथुजियाज्म नहीं है। हमारा जो पूर्वांचल बेल्ट है इसमें इंडस्ट्री कम है। अब जैसे अफीम फैक्ट्री से डायरेक्ट हमारा जुड़ाव नहीं हो सकता है, हमारे क्षेत्र के लोगों का जुड़ाव नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें सेलेक्टेड लोग आएंगे, सेलेक्टेड लोग काम करेंगे, वो गवर्नमेंट के ही लोग एम्प्लॉय काम करेंगे। शराब फैक्ट्री यदि मान लीजिए गाजीपुर में है, तो शराब फैक्ट्री में कोई आम मजदूर बहुत रेयरली, 0.5%, 1%, बहुत कम। हाँ, तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो नगण्य है, उससे कोई रोजगार पैदा नहीं होता है। तो मजबूरी है किसानी करना, ये एक मजबूरी का नाम बन गया है, कहीं ना कहीं ये मजबूरी हो गई है। तो इससे ये एक समस्या मतलब उभर के आ रही है सामने कि भाई अब किसान अपने खेतों में जाए या राजस्व के उसका निर्माण अपने चीजों को लेकर के समाधान करने के लिए जाए। जी, अब आपने कहा जैसे कि सीधे से किसान का जुड़ाव होता है राजस्व से, होता है। ठीक, अब राजस्व पूरे तरीके से देखा जाए तो तहसील अपने स्तर में देखा जाए तो ठीक, तो इसमें उत्तर प्रदेश में एक चीज पहले लाई गई, अभी भी चल रही है, जनता दर्शन। हालांकि
कि चलो किसान जो भी हैं, जो भी क्षेत्र के लोग हैं, आम जनता है, वो अपनी समस्याओं को लेके जाएगी। जनता दर्शन का मतलब ये है कि वहां जाएगी, दिखाएगी, क्योंकि सभी लोग वहां वरिष्ठ अधिकारी बैठे रहेंगे। तो इसके विषय में आपकी क्या राय है, अगर मैं जानना चाहूँ जनता दर्शन के बारे में? जनता दर्शन केवल और केवल एक छलावा है, हम्म। इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक है, कैसे? आप 10 बजे चले जाइए और देख लीजिए क्या स्थिति है, कोई अधिकारी अपनी सीट पर नहीं मिलेगा। बोर्ड पे तो लिखा रहता है बाहर, फलाना 10 से लेकर 12 बजे तक हम बैठना आपको मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, अच्छा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। 10 से 12 के टाइम में हम लोग खुद गए हैं। आप चले जाइए, तहसीलदार नहीं मिलेगा, नायब तहसीलदार नहीं मिलेगा, एसडीएम भी नहीं मिलेंगे। कभी कभी मिल जाएंगे, ये भी एसडीएम डीएम कभी कभी मिल जाएंगे, लेकिन वहां पे देखिए सबसे बड़ी समस्या कि डीएम क्या चले जाइए, हाँ, चाहे सीआरओ रेवेन्यू का सबसे बड़ा अधिकारी है, चीफ रेवेन्यू ऑफिसर सीआरओ, अब इनके पास चले जाइए, पता लगा कि ये मैं तो कम से कम 3-4 बार उनसे मिलना, इस समय गाजीपुर में आयुष चौधरी हैं, आप खुद मिलने के? मैं खुद मिलने गया, लेकिन क्या तो डीसी में है या डीएम साहब के साथ कहीं मीटिंग में है। अच्छा, एक सबसे बड़ी समस्या है, एक लिख कर दे दीजिए कागज पे। हाँ। वो कागज को मेरे को सबसे बड़ा समस्या ये अब लग रहा है कि कागज का कहीं ये बेच करके उससे भी रेवेन्यू तो नहीं कमा रहे हैं। ये भी कागज भी एक जो एप्लीकेशन है, आज ये तो हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, और 21वीं सदी में आज हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हों या ये डिजिटल की तरफ मूव कर रहे हैं, बात भी करते हैं हम बात। लेकिन आप किसी भी अधिकारी के पास चले जाइए, आपको गेट पे ही रोक दिया जाएगा कि आपका एप्लीकेशन कहाँ है। बिना एप्लीकेशन को किसी अधिकारी से मिलने का आम जनता को कोई अधिकार नहीं है। आपके पास कागज रहना चाहिए, एप्लीकेशन रहना चाहिए। हाँ, ठीक है, हम कहते हैं कि अपनी बात रखने का ये अच्छी चीज है, जरिया है। लेकिन यदि किसी ने मेल किया हुआ है, ठीक है, अब तो योगी जी ने ये भी कर दिया कि व्हाट्सएप पर आप अपना एप्लीकेशन भेज सकते हैं और उसको डीएम को सुनवाई के लिए बाध्य होना पड़ेगा, उसकी सुनवाई करनी पड़ेगी। आप व्हाट्सएप से करते हैं फिर भी? हाँ, लेकिन आपको मैं दिखाता हूँ गाजीपुर के डीएम को कई करप्शन के मामले भेजे गए हैं, उस पर आज तक कोई रिप्लाई नहीं आया। अच्छा, मतलब मैसेज चलेगा? हाँ, मैसेज चला गया, उन्होंने सीन भी कर लिया। अच्छा, सीन भी किया गया? हाँ, जो कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सबने कह दिया है कि यदि सीन मैसेज है तो उसको रिसीविंग माना जाएगा। तो उसके पति तो कुछ ना कुछ जवाबदेही आनी चाहिए इधर। वही तो बात है ना, क्योंकि सिस्टम ही लचर है। जब सिस्टम अपने आप में जब लचर है तो कहां से आप उसको आप कर पाएंगे? तो फिर जनता दर्शन क्या मतलब? अब देखिए, ये तो चूंकि हम इस तो कह नहीं सकते, लेकिन सरकार का प्रयास तो है, सरकार चाहती है कि जनता, हाँ, अच्छी चीजें हो, लेकिन अधिकारी इसको मतलब इग्नोर करना चाहते हैं। अब आपको एक वीडियो मैं दिखाऊंगा, अभी मैं खुद गया था और डीएम साहब गाजीपुर में, अभी कल परसों की घटना है, और वहां पे होमगार्ड बाहर खड़ा था, सबका एप्लीकेशन, भैया एप्लीकेशन दे दीजिए, किसका है, किसके पास एप्लीकेशन है, इकट्ठा करके और ले जाकर बंच में दे दिया। क्या मतलब है उसका? अब वो डीएम साहब कभी देखेंगे नहीं, डीएम साहिबा, क्योंकि इतना सारा पड़ा है, इतना पड़ा है, वो उसको बेच देंगे तो कम से कम 20 रुपया किलो तो बिकेगा ही, कम से कम दिन भर में यदि 20 किलो भी आ गया एप्लीकेशन, तो सोचिए कुछ ना कुछ इनकम उससे भी हो गया। ऑब्वियसली सी बात है। अगर जैसे कि जनता दर्शन की हम बात करें, तो अगर आपने जैसे कहा कि आप चले जाएंगे तो किसी की मुलाकात नहीं हो समय पीरियड में, लेकिन अगर अमूमन यदि हम बात करें कि अगर कोई आम जनता, आम लोग अगर 60 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर से अगर बस से किसी भी सहारे से अगर पहुंचते हैं वहां पे, तो पता चला गेट में जब पहुंचे तो कहा तो साहब है ये नहीं, तो फिर इसे आप वो तो दूरी बात आप छोड़ दीजिए। मैं मेरे ही गांव से एक 80 साल के बुजुर्ग जिनको ब्लड कैंसर है, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ और अच्छे ओहदे पे भी रह चुके हैं और आज के डेट में आज युवाओं के लिए बने हुए हैं, इस समय आइकन है, और उनको ब्लड कैंसर है। वो गए थे डीएम साहिबा से मिलने के लिए, अच्छा, और पता लगा डीएम साहिबा आई नहीं, क्या कहीं मीटिंग में चली गई, कहीं किसी होटल में नेताओं के साथ कार्यक्रम है। ठीक है, आपको कार्यक्रम रखना है, हम उस कार्यक्रम के लिए नहीं कोई मना कर रहा है, लेकिन आप उस टाइम 10 से 12 यदि वो कितनी एक्सपेक्टेशन है, जिस 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति ब्लड कैंसर से ग्रसित है, वो गया है डीएम के पास, वहां पर बैठा होमगार्ड, मतलब देखिए बैठने के लिए जगह नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी होमगार्ड, डीएम जाएंगे डीएम ऑफिस के सामने, एक कुर्सी, आपको फोटो भी देख लेंगे, मैं आपको वीडियो दे दूंगा, उस पर होमगार्ड बैठा हुआ है। मैंने उसको रिक्वेस्ट भी किया कि तो कहा कि नहीं, ये हम लोगों के लिए है, उधर जाके बैठेंगे, मतलब वो मतलब इनके लिए, हाँ, गार्ड के लिए। अब ये बताइए, आप जाएंगे, आपका पूरा बैग, मोबाइल सब जमा करा दिया जाएगा। मेरे साथ ही घटना है, मैंने गया, मैं वहां अपना हेलमेट रखा, हेलमेट चेंज हो गया, करेंगे इट्स नॉट माय रिस्पांसिबिलिटी, ये वो करेंगे, हमारी कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, अब जमा करा लेंगे, लेकिन घूमेगा से कुछ उसकी जिम्मेदारी इनकी नहीं है। अच्छा, तो इस तरह की चीजें हैं। मेरा गुम नहीं हुआ था, एक्सचेंज हो गया था। अच्छा, मैं दूसरा कोई लेकर चला गया था, नहीं तो गुम होता तो मैं आपको तो मिल गया, आप वही दूसरा नहीं मिला, नहीं, वो दूसरे का एक्सचेंज होता, आपको तो मिल गया ना, उसके बदले में दूसरा मिल गया। अगर वो कोई गया, अब वो चोरी हो जाए तो फिर अब क्या है प्रोसेस वहां पे, आई डोंट नो। तो मतलब कि काम भी नहीं हुआ, सामान भी चोरी हो जाए, इसकी जिम्मेदारी किसी की? कोई जिम्मेदारी नहीं। जिम्मेदारी क्या है, वो खुद उनकी ही, मतलब आप कहेंगे अधिकारियों की खुद जिम्मेदारी नहीं। 80 साल का बूढ़ा है, कैंसर से पीड़ित व्यक्ति गया और होमगार्ड ने उनका एप्लीकेशन लिया और लेकर रख लिया, ठीक है हम डीएम साहब बोल देंगे, आप जाइए। वो चुपचाप उठ के चला आया। मैंने 6 महीने बाद उससे मुलाकात हुई, संजोग की बात थी, मैं आया और मेरी मुलाकात हो गई। उन्हें पूछा, अरे वो अब क्या है कि व्यक्ति सरकार को कोस करके
और अपनी मतलब पीड़ा निकाल पीड़ा निकाल लेता है। सांत्वना देते भी अपने आप को, हाँ, बस। इसीलिए कहा जाता है ना, किसान जो है ना, जितना किसान सहता है ना, कोई नहीं सही, उतना सहनशीलता किसी प्रजाति में नहीं है। किसी भी कोई भी बात हो, चाहे कोई हो, चाहे मंत्री हो, विधायक हो, अधिकारी हो, अरे किसी के अंदर। किसी के अंदर, कारपोरेट हो, कोई भी हो, उतना मतलब सहने की क्षमता किसी के अंदर नहीं है। जितना वो सह करके और हाँ। घर में खुशी की तरह रहता है, कहीं भी अगर मिलता है किसी से तो उसके चेहरे पे मुस्कान ही दिखती है किसान की। अब मजबूरी है, वो एक मजबूरी बन चुकी है। अब ये बताइए कि क्या कर सकता है किसान, यदि डीएम साहिबा आर का खोरी नहीं बैठ रही है, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। और नहीं तो कुछ बोलेगा तो भगा ही देंगे मना करके। वो पुलिस उनके पास है, प्रोटेक्शन है। अब उनके साथ क्या, हम लोग के साथ वैसा हो सकता है, होता है। गए तहसीलदार साहब, क्या आपने कुछ भी कह दिया, तुम पुलिस बुला लेंगे। अरे भाई क्या बात है भाई, क्यों? मतलब कि आप अपनी बातों को रखने भी जाएंगे फिर भी ऐसा हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए कट्स, कहेंगे खर्चा बचा लगेगा किसी भी काम के लिए। मैं खुद अपनी एक बात बता रहा हूँ आपको, एक छोटी सी घटना। जनता ये मतलब कि वाकई आपके साथ हो चुका है ऐसा? ऑब्वियस सी बात है। जनता दर्शन में एक भ्रष्ट तहसीलदार यहाँ पे हैं, ठीक है, रामनारायण वर्मा नाम है। कौन सी जगह? जमानिया तहसील में, जमनिया। मैं उनसे मिलने गया, जनता दर्शन का टाइम था, मतलब तो मैं ऑब्वियसली गया। तो जनता दर्शन मैंने उनसे कहा कि सर मेरा एक इस तरह से एक छोटा सा ये काम है। तो उन्होंने एक सिंपलिसिटी में कहा कि ऐसा है कि आप उनसे जाकर मिल लीजिए। मैं गया तो हमने कहा कि भाई ये काम है, इसे क्या करना है? तो इसके लिए आपको 10,000 रुपया देना पड़ेगा। हमने कहा आप यहाँ पे एम्प्लॉय हैं? कहने मैं एम्प्लॉय नहीं हूँ। मैं तुरंत दिमाग, आप कौन है? मैं बाहर प्राइवेट में हूँ। हमने कहा मतलब वो अपने हाथों से नहीं बात भी नहीं कर, नहीं बात तो उनके लिए एक बंदा है। हाँ। अब इस तो मैं उनके पास गया, हमने कहा कि ये तो ऐसी बात कर रहा है। तो वो तुरंत भड़क गए, आप कैसी बात कर रहे हैं रामनारायण वर्मा, पुलिस बुला लिए। थाना है सामने? थाना नहीं है, क्योंकि इनको यही तो है कि अपने पावर का मिसयूज। अधिकारी जो है, यदि इन अधिकारियों को बिना प्रशासन का छोड़ दिया जाए तो जनता एक दिन में सही कर देगी इनको। कहीं ना कहीं इसीलिए प्रोटेक्शन ले रहे हैं। उनको पता है कि मैं भ्रष्ट हूँ। यदि ईमानदार होते तो बिना प्रोटेक्शन के चलते। खुलेआम घूमते जनता की तरह। आप बताइए कि रेल मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने अपने गांव गए, बिना प्रोटेक्शन के गए। किसी को उनको डर है नहीं था। वो भी मतलब ये था कि भाई वो एक मतलब कोई ये एकदम ईमानदार नेता, ईमानदार छवि। आप देखिए कोई भी अधिकारी देखिए, डीएम चलती है, एसडीएम चलते हैं, बिना प्रोटेक्शन के चल रहे हैं। 4-4 गाड़ियां आगे पीछे लगी रहती हैं। तो ये सबसे बड़ी। अब बताइए कि उस 80 साल के बुढ़े को मैं क्या कर सकता हूं? और तो तुरंत इसकी शिकायत मैं त्वरित उसी समय एट ए मोमेंट पे, वहां पे एसडीएम थे अभिषेक कुमार, अभिषेक जी से मैंने बात किया। अभिषेक जी कहा ठीक है मैं बात कर लूंगा शाम तक। अच्छा, मतलब कि लेकिन वो इसके बाद कोई मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं, कुछ भी नहीं अभी तक, कुछ नहीं। इतना होने के बावजूद भी वही मतलब कि एक सामने से पैसा मांगा गया, आपने कहा कि पुलिस भी बुला लिया गया, उन्होंने आपको यहाँ से हटवा भी दिया गया। हाँ, अभिषेक ने कहा कि मैं वो वीडियो रिकॉर्डिंग निकलवा लूंगा, लेकिन वो आई थिंक कि वो वाकया आपका दिसंबर का है। दिसंबर से तो सबको पता है कि 1 महीने बाद सारी रिकॉर्डिंग पीछे का डिलीट होगा, सीसीटीवी, ये तो एक नेचर है। मैं एसडीएम जमानिया बोल रहा था। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। ये कह रहे थे कि आपने शिकायत किया था ये तहसीलदार जी 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 जमानिया। कोई खर्चा बर्चा नहीं दे पाऊंगा, इसके अलावा कोई भी सेवा बताए तो मैं कर सकता हूँ। नहीं वो चलिए ठीक है। हम अभी फिलहाल जो आईजीआरएस जो आपने दिया है ना जी, उसको क्लोज मत करिएगा सर। जो मैंने लोकेश जी को बोला था, लोकेश जी का कि मेरा ट्रांसफर हो रहा है, बिना जी देखिए मैं इसको क्लोज करके निकलने दीजिए मेरे को। हम ठीक है, आपका ट्रांसफर हो रहा है तो कर लीजिए। इसीलिए क्लोज का मतलब ये है ना कि जैसे देखिए हम मैंने आप मेरी बात समझिए, इसमें एक टाइम लिमिट होती है। मैं जानता हूं सर, लेकिन उसकी जांच नहीं हो रही है ना उस टाइम पीरियड में, इसीलिए तो मैं आपको नहीं डीएम को करवाया था। तो इसी मैंने रजिस्टर्ड दिया था ना जी, वैसे देंगे तो उसमें हमें थोड़ा टाइम मिलेगा। इसमें क्या है कि हमें कुछ ना कुछ लिख करके अपलोड करना है। सर इससे पहले जब रजिस्टर्ड में आपके यहाँ पहुंच चुका है। आपका 6 तारीख को दोनों एक मतलब मेरे को नहीं पता था कि एक एफिडेविट देना पड़ेगा, तो एफिडेविट वाला और वो दोनों आपके यहाँ 6 तारीख को ही पहुंच गया है। ठीक है, चलिए तो वो दोनों देख लीजिए। उसका 1 महीना से ऊपर हो गया। जी, आप हमारी बात समझिए, ये वाला जो रहेगा ना इसको हमें इन टाइम हमें कुछ न कुछ तो आप सर मेरा तो उसका वो कर दीजिए। तो इसमें यही लिख दे रहे हैं कि जो इन्होंने शपथ पत्र पे दिया है उस पे विस्तृत जांच अलग से की जा रही है ना, और उसी में नहीं तो कमेटी कोई बनेगी ना इनके खिलाफ सर? हाँ, तो वो तो वही। अब जैसे क्या है कि यहाँ पे हम और एसडीएम नाइक 2 लोग हैं यहाँ पे। जी हाँ जी, और अगर जिले से या शासन से बनती है तो वो एक अलग निकल। तो अपना इसके बाद मैंने एक उसमें भी जो अधिकारी हैं, अधिकारी देखिए ये सब चीजों को बहुत मैनिपुलेट करते हैं। अधिकारी यदि आज चाह दे, जनता दर्शन ही एक ऐसा है, जनता दर्शन के द्वारा कि जनता दर्शन से कोर्ट की 90% चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। 90% की मैं बात कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं वो चीजें इसीलिए लाई गई, उसीलिए योगी जी का ये पहल रहा है।
कि कोर्ट के चक्कर ना जनता लगे। हाँ, जनता कोर्ट के चक्कर कम लगे। छोटे-छोटे मामले हैं। उसके लिए आपको मतलब इसमें तहसीलदार न्यायिक में आपको चक्कर लगाना पड़ रहा है, एसडीएम कोर्ट में लगना पड़ रहा है, आपका सीआरओ कोर्ट में लग रहा है। ये चीजें एक सिटिंग में इसको निर्णय दिया जा सकता है। केवल एक सिटिंग की बात है। और ये कॉन्सेप्ट कोई छोटा-मोटा कॉन्सेप्ट नहीं आया जनता दर्शन का। लेकिन अधिकारियों ने इसको पूरी तरह से फेल्योर मारा। तो भ्रष्ट कर दिया एकदम इस चीज को। हाँ, क्योंकि इससे यदि मान लीजिए यदि किसानों को सॉल्यूशन दे देते हैं, जब सॉल्यूशन मिल जाएगा तो ये फिर इनको कमाई का जरिया कहां से रहेगा? कमाई कहां से करेंगे? ये बताइए। सरकार नहीं पैसा दे रही, तनख्वाह नहीं दे रही। आप किसी भी अधिकारी का आप चेक कर लीजिए कि तनख्वाह से तो कोई काम ही नहीं होता उनका। अच्छा, मतलब कि आप अमूमन जो बात कर रहे हैं कि जो गाड़ियां चलते हैं वो अच्छे-अच्छे बिल्डिंग से बनी हुई, तो वो सरकारी पैसे से नहीं बन पाती है। अब क्या उसमें आपको खुद ही इसमें आप लोग क्षेत्र में चल रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या ये लोग कर रहे हैं। हाँ, ये तो बात है। मैं उस वाक्य पे थोड़ा जाना चाहूंगा जो आपके साथ वार्ता हुआ है जमनिया में, जिस तरीके के मामले हुआ है, तो मुझे वो थोड़ी सी चीजें लगी, अभी खटकी हैं कि पैसे आपसे मांगे गए फटाक से, आपने चीजों को आवाज उठाया। तो क्या इस विषय में और कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है या फिर एसडीएम कुछ नहीं? मैं तो ज्यादा उसके चक्कर में पड़ा नहीं। मैंने सीधे राजस्व सचिव से बात किया। राजस्व सचिव को मैंने लेटर लिखा। राजस्व सचिव मुख्यमंत्री को लेटर मैंने लिखा। और फिर मैंने चूंकि जो 2018 में भ्रष्टाचार का अधिनियम जो आया है, इसमें लोकपाल और लोकायुक्त का जो चीजें आई हैं, तो लोकायुक्त को प्रदेश की चीजें हैं तो लोकायुक्त देखेगा। तो लोकायुक्त को मैंने उसमें चूंकि है कि 2000 रुपया का एक वो लगता ट्रेजरी मतलब चलान लगता है। और चलान आपको 2000 रुपया का जमा करके आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। यदि हमारा एप्लीकेशन यदि सत्य हुआ, सही निकला तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी और आपका पैसा वापस हो जाएगा। सुनिश्चित एकदम कार्रवाई होनी। लेकिन उसमें मेरा 10,000 से ऊपर लग गया। लेकिन चूंकि कई चीजें हैं, उनको भी पता है। 10,000 से ऊपर लगे तो कहानी मुझे एक्चुअली में जानते हैं 2018 का अधिनियम जो है, उसमें सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? उसमें देने वाला भी उतना ही गुनाहगार है जितना लेने वाला है। अच्छा, मतलब अगर आप इससे 2018 से पहले अधिनियम में ये नहीं था खाली लेने वाला दोषी होता था, गुनाहगार होता था। लेकिन 2018 के बाद जो अधिनियम आया हुआ है, इसमें दोनों दोषी हैं। आप दे रहे हैं तो आप भी दोषी हैं। हाँ, तो क्यों दिया? हाँ, देखिए एक्चुअली मुझे ये उसमें थी कुछ, जैसे मैंने उसको लोकायुक्त को इसको लिखा था, तो लोकायुक्त के यहाँ से मैं गया लोकायुक्त के पास, तो उनके यहाँ से लेटर मेरे पास आया 1 महीने बाद कि नहीं ये कुछ चीजें कमी रह गई हैं इस डॉक्यूमेंट को। मैं वहां से बाय फ्लाइट लखनऊ आया, दिल्ली से आया और मैं वो डॉक्यूमेंट को फुलफिल किया 2000 का चलान, जबकि मैं डॉक से भी भेजता। मैं सोचा कि थोड़ा सा स्पीड अप हो जाए, तो मैं आया और फिर उसको दे जा करके मैं गया। तो ऑब्वियसली सी बात है कि एक बार आने जाने का ही खर्चा उतना मेरा 10,000 से ऊपर ही चला जाएगा। लेकिन बात पैसे की नहीं है, ठीक है? आम जनता तो देकर काम करवा, बात मुद्दे की है कि आखिर क्यों दें। हालांकि कुछ चीजें नहीं लगनी है, फ्री में होनी है। एक्चुअली क्या है कि ऐसा चूंकि ये कह सकते हैं कि हमारा जेनेटिक चीजें हैं, चूंकि हमारे चाचा जी में हमारे वो भी गुरु भी रहे हैं और मार्गदर्शक भी रहे हैं। तो वो एक ही बात कहा करते थे कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। आप किसी के ऊपर किसी को चाय पानी पिलाना है, लाकर घर पर अपना जितना पिलाना है पिला दीजिए, लेकिन किसी काम के एवज में यदि आप दे रहे हैं तो आप भी उतने ही दोषी हैं जितना वो दोषी है। चूंकि मैं सिस्टम को समझना चाहता था, देखना चाहता था कैसे चल रहा है, कैसे, मुझे उसकी कोई बहुत जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपको पहले खटकी। यदि मान लीजिए ठीक है राजस्व की का है, हमारी जमीन है, तो क्या रामनारायण वर्मा तो वो ले नहीं लेंगे? अब देखिए उसमें भी, और उसके बाद जब आपने बात खोली दिया है तो मैं बता रहा हूँ, उसके बाद मैंने आरटीआई डाल दिया। अच्छा, आपने आरटीआई डाल दिया? हाँ, आरटीआई 30 दिन के अंदर उन्होंने नहीं दिया। और देखिए उसका प्रावधान क्या है जब आपने कहा 30 दिन का नहीं आया? आरटीआई का ये रूल है कि किसी भी उसके प्रश्न आप पूछते हैं तो उस संबंधित अधिकारी को जाता है और संबंधित अधिकारी को 30 दिन के अंदर उसका जवाब देना होता है। इसके लिए मतलब आरटीआई एक जनता के लिए, मतलब आम जनता के लिए, इसको अन्ना ने बहुत बड़ा उनका योगदान रहा कि अन्ना ने इस आरटीआई रिफॉर्म को लाया और ला करके हम लोग के बीच में रखा। लेकिन उन्होंने 30 दिन क्यों? क्योंकि उनको पता है कि सिस्टम इतना लचर है कि खाली भ्रष्ट यही नहीं है, एक तहसीलदार ही भ्रष्ट नहीं है, सबकी चैन बंधी हुई है। उसका नोडल अधिकारी कौन था? सीआरओ आयुष चौधरी। ठीक है, आयुष चौधरी से मैंने फोन पर बात किया, तो एक तो पहले फोन नहीं उठाते हैं। अच्छा, फोन नहीं उठाते? वो फोन उनका, आप कभी भी फोन मिला के देख लीजिए, यदि कभी फोन बंदा उठा ले तो जो आपको मैं दिखाता हूँ कॉल्स कितनी कॉल्स मैंने किया है और फोन नहीं उठाया। अच्छा, वो चीजें हैं आपके पास? हाँ, वो चीजें आपके स्क्रीन पर दिख रही होंगी कि जिससे कैसे ये बता रहे हैं कि मैंने कितना कॉल किया है, कभी रिसीव नहीं होता है। तो ये कहीं ना कहीं जनता के लिए, हाँ, तो उन्होंने किया। फिर वो क्योंकि उस आरटीआई के नोडल अधिकारी गाजीपुर के वही हैं, ठीक है, राजस्व के, तो उन्होंने फिर मैंने अब चूंकि क्या है आम जनता है उसको ज्यादा वो नहीं है, तो वो क्या करेगी कि शांत हो जाएगी या यार आरटीआई का उत्तर नहीं आ रहा है। तो मैंने फिर फर्स्ट अपील किया, जो प्रोसीजर है मैंने फर्स्ट अपील किया। फर्स्ट अपील भी किया, अभी करीबन हमारा आई थिंक कि 1 महीना से मतलब 1 महीना तो नहीं हुआ, करीब 20 दिन हो गया। अच्छा, फर्स्ट अपील? हाँ, फर्स्ट अपील। अब फर्स्ट अपील अधिकारी कौन थे? एसडीएम जमानिया। वो अपना उनका ट्रांसफर हो गया, अब नई एसडीएम आई और वो देखेंगे
अब वो फिर उन्होंने वो रिजेक्शन करेंगी, फिर वो जाएगा सेकंड स्टेज में जाएगा। तो ट्रांसफर करा लेंगे। हाँ, लेकिन अब इसमें चूंकि क्या है कि जो भी क्वेश्चंस मैं आपको ये दिखा देता हूँ, स्क्रीन पर आप देख लीजिए कि ये क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मैं जब गया तहसील में जमानिया, तो वहां पर कई लोग मिले रोते हुए, और इतना बड़ा अमाउंट की वो बात कर रहे थे, उस अमाउंट एक किसान, पूर्वांचल के किसान के लिए अनबिलीवेबल है, उस पर बिलीव ही नहीं कर सकता कि 15 लाख रुपया अच्छा जैसा कृत्य ये लोग किए हैं। और किसी को भनक तक नहीं है। भनक जनता क्या, वही कह रहे हैं ना, हर व्यक्ति इस चक्कर में है कि हम क्या करें, हमारे पास क्या ऑप्शन है। जनता तो जो भी लोग हैं, आम लोग, बस अपना पेट पालने वही कह रहे हैं कि ये फंसा इतना, यदि अधिकारी चाहे, हम कह रहे हैं कि आपका 20 से 30% तो लेखपाल ही आपका निस्तारण कर देगा, आपका काम वो निपटा देगा पूरा, एकदम राजस्व का 30% कार्य यदि सही ढंग से लेखपाल काम करे, 30% विवाद तो जमीन पर ही खत्म हो जाएंगे। उन्हीं को देखना होता है, पूरी चीज होती है। तहसील का मालिक तहसीलदार होता है, ठीक है, रिपोर्टिंग होती है एसडीएम को। तहसीलदार चाह दे तो 60% केवल तहसीलदार और नायब तहसीलदार मिलकर 60% मामले सुलझा देंगे। मतलब लोग चक्कर नहीं लगाएंगे कोर्ट कचहरी। कोर्ट में जो इतना पेंडिंग होता जा रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण तो यही लोग हैं, इन्हीं लोग का दिन है, इन्हीं लोग की देन है। खाली सरकार को कोसना हमारे समझ से मतलब अच्छा नहीं है। सरकार ठीक है, सरकार कहीं ना कहीं दोषी, हम इस चीज को एकदम डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन केवल और केवल सरकार दोषी है ऐसा नहीं है। मतलब वो चीजें अगर ला रही है, कोई भी चीज सरकार अगर दे रही है पारित करके सामने, तो अब इसको तो चीजें को प्रशासन को देखना है ना कि कैसे वो निभा रहे हैं, कैसे कार्य कर रहे हैं। अब ये बात है, अब वो नहीं निभा रहे हैं, नहीं से कार्य कर रहे हैं, बढ़िया से नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमें भी नहीं लगता कि इसमें किसी भी प्रशासनिक या फिर किसी भी नेता की दोषी होती है। देखिए नेता क्या है, नेता हम ही चुनकर अपने कार्यों के लिए, अपने जैसे विधानसभा में, लोकसभा में, हम चूंकि जनता के पास समय नहीं है तो हम अपना प्रतिनिधि भेजते हैं कि हमारी बातों को वहां रखें, ठीक है, यही बात है। लेकिन क्या है ना कि जनता जो होती है वो अब एक तरह से सो गई है, अब ये सोचती है कि अपना काम हो जाए बस। एक पंडित गोविंद जी की एक वो है कि फुर्सत तो बहुत थी मुझे देशभक्ति के लिए, लेकिन जब पेट भर गया तो नींद आ गई। आप शायर भी निकल गए। नहीं शायर नहीं, ये पंडित गोविंद दास का ये एक कविता है, वो उसकी मैंने एक पंक्ति बता दी कि ये चीज मतलब कि जनता क्या होता है कि जब उसका काम हो गया ना, फिर वो शांत हो जाएगी, मेरा काम हो गया, बस कोई मतलब भले कुछ भी हो रहा हो, इससे मतलब फर्क नहीं पड़ना। लेकिन यदि जनता में संगठन हो जाए तो जनता दर्शन तो उनको करना ही पड़ेगा। अगर संगठन बना करके लोग अगर पहुंच जाए कि नहीं आज जनता दर्शन होगा ही होगा, काहे नहीं होगा, तुमको भाग के आना ही होगा। ये बताइए कि एक किसान के पास कहाँ ग्रुप बनाने का समय है। सही बात। और यदि मान लीजिए कि पंजाब जैसे किसान जिसे बना करके अपना कार्य करवाते हैं, चाहे वो नकेल कसते हैं सरकार के ऊपर चाहे किसके ऊपर, तो वैसे में तो यहाँ पे लोग भी हैं कि उसको देशद्रोही भी कराने में देर नहीं है, तो ठीक है। तो इस तरह की चीजें हैं, वो राजनीतिक ऐसे अगर हो भी तो बंद भी किया जा सकता है उनको जेल वगैरह में। हाँ, तो अब चूंकि क्या है कि अब एकल परिवार की उनका कॉन्सेप्ट इधर अभी पूर्वांचल में भी अब धीरे धीरे ट्रेंड में आ रहा है, तो थोड़ा सा इसमें डिफिकल्टीज है। तो कहेंगे इसलिए किसान शांत है, चुप है कि चलो काम हो जा रहा है मेरा। किसान चुप नहीं, किसान को ऐसा दबा दिया गया है ना, बोल नहीं पा रहा है। उसमें कई चीजें हैं, जैसे उसमें कुछ राजनीतिक भी हैं। अब क्या है कि युवाओं को अब ये नहीं लग रहा है, वो ये सोच रहे हैं कि हम जनता न बनकर किसी न किसी पार्टी से जुड़ जाए। अब आप किसी पार्टी से जुड़ जाएंगे तब तो जनता की बात नहीं करेंगे, अपनी पार्टी की बात करेंगे, पार्टी की बात करेंगे, झंडे की बात करेंगे। तो ये सबसे बड़ी, ये सब छोटी छोटी डिफिकल्टीज हैं। तो कहना कहीं ये नई पीढ़ी को सोचना चाहिए कि वो अगर कहीं भी चीजें देख रहे हैं तो आगे बढ़ चढ़ के आए और सामने लाएं। इसमें कोई दुराई नहीं है कि अगर आपके पास गढ़ से अगर आप चाहते हैं कि नहीं कुछ बदलाव चाहिए, कुछ करना है समाज के लिए, लोगों के लिए, तो नई पीढ़ियां को आना जरूर पड़ेगा। पेट भर, वही गोविंद जी के जो वो है कि पेट भरने के बाद सोना नहीं है, जगे रहना है। राजस्व में अगर हम देखें तो जैसे शुरू में हम लोगों ने जिक्र किया था कि सब चीजें डिजिटल हो गई है। डिजिटल का मतलब कि सारी व्यवस्थाएं अब ऑनलाइन हो रही है। तो इसके विषय में आप क्या सोचते हैं राजस्व के बारे में, जब सारी व्यवस्था ऑनलाइन हो गई तो? देखिए ये एक बहुत अच्छी पहल है, आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हर चीजों को ऑनलाइन करके एक ट्रैकिंग का सिस्टम बनाया गया है। लेकिन ट्रैकिंग भी कौन कर रहा है, ये भी सवाल है ना। ट्रैकिंग जो हो रहा है इन्हीं राजस्व अधिकारियों के द्वारा हो रहा है, उन्हीं कर्मचारी। सिस्टम वही सिस्टम है, बस उसको डिजिटलीकरण कर दिया गया है। मतलब सेम प्रोसीजर वही चल रहा है। आपका सिटीजन चार्ट आया, ठीक है, सिटीजन चार्ट आया, मतलब बहुत सारे आंदोलन हुए, उसके बाद सरकार को मतलब सिटीजन चार्ट लाना पड़ा कि सिटीजन चार्ट में कि हर कार्य एक इस टाइम पीरियड, इस फ्रेम में होने चाहिए, एक समय निर्धारित कर दिया, एक दिन के इतने समय पीरियड में ये काम निपटा देना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, ट्रैकिंग हो रहा है कि आपने फाइल जमा किया है उसको दिखा रहा है फाइल की, लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी डिफिकल्टीज भी आ रही हैं। उसमें सबसे बड़ी समस्या है कि जैसे मान लीजिए कि आप एक छोटा सा ले लीजिए नामांतरण का, निर्विवाद कोई नामांतरण करना है, अब उसका टाइम पीरियड से देखिए, आपको मैं सीनियर चार्ट आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे कि इसमें 45 दिन का ये है
कि उसको निपटा देना है। 45 दिन के अंदर उसको क्लोज कर देना है। अच्छा। अब इसमें क्या होगा, आपने जमा किया, इख्तियार आएगा, नोटिस जाएगी किसान के पास, किसान के पास नोटिस गई। एक हमारे मित्र के साथ घटना ये है, मैंने भी रिसेंटली उन्होंने चीज कहा तो हमने कहा ठीक है देखते हैं, बात करते हैं। तो ऐसा हुआ तो मैंने उनके बात किया भाई, तो उन्होंने मोर देन 45 डे हो गया था। तो हमने पूछा कि भाई नायब तहसीलदार थे, नायब तहसीलदार दिलदार नगर, तो पंकज जी हैं। तो मैंने पूछा कि भाई पंकज जी क्यों नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि रिपोर्ट नहीं लगी है। पहले तो एक सबसे बड़ी समस्या है कि फोन नहीं उठाएंगे, जो कि सीयूजी नंबर है। ये चीजें आपने उस पीछे जिक्र किया है कि किसी भी आप अधिकारी को अगर फोन लगाते हैं तो रिसीव नहीं होनी चाहिए, कोई भी नहीं, चाहे वो लेखपाल क्यों ना नहीं। और जबकि सरकार के पास ट्रैकिंग सुविधा है, इन लेखपालों को 300, हर लेखपाल को 300 रुपया मंथली। एक मामला तो आया था, आपने कहा अपनी बात कहा कि टेक्निक सुविधा है, तो अभी मामला दिख रहा है कि एसपी साहब ने जैसे लखनऊ के पत्रकार को तुरंत कहा कि हम ट्रैक कर लेंगे, पता लगा रहे हैं, ये तो हुई भी थी। हाँ, लेकिन ये पत्रकारों पे या जनता पे होगा, ये अधिकारियों पे इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। अच्छा। ये देखिए, ये मतलब दोहरा मापदंड जो है, ठीक है ना। अभी वो एक पत्रकार आए थे, उन्होंने कोई यहाँ पर चुनाव में विवाद हुआ था, तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी एसपी साहब को, गाजीपुर के एसपी जो कि अभी नए नए युवा हैं, लेकिन ऐसी बातें अशोभनीय लगी, हम लोग भी सुने उस वीडियो को, उस रिकॉर्डिंग को, बहुत अशोभनीय है कि उन्होंने ये बात कहा कि अभी इसका लोकेशन निकालो और इसको उठवा लाओ। अब बताइए कि ये जनता को धमकाया जा रहा है कि ये बताइए कि जो करप्शन के खिलाफ या किसी मारपीट के खिलाफ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसको बढ़ावा देना चाहिए आपको, कि उसको मतलब हमेशा उसको उठवाने की बात करना चाहिए, उसके अंदर दहशत पैदा करना चाहिए। तो कहे भी कि तुम आदर्श लोग हमारे, हम अधिकारी। हाँ, वास्तव में जनता ही मालिक है। आप नहीं बात कर रहे, माने तब तो अधिकारी, वो तो लोक सेवक हैं, मानेंगे तब तो वो। अब देखिए, अब ये बताइए कि वो यदि नौकर अपने को नौकर न समझे तो उसे मालिक की क्या गलती है? नौकर को ये समझना चाहिए कि हम उनके सेवा के लिए बने हैं, लोक सेवक हैं। क्योंकि अगर कोई अधिकारी अपने चेंबर में बैठा रहता है तो एक आम जनता दरवाजे में बैठे बैठे शाम खड़े खड़े शाम हो जाती है, लेकिन मुलाकात नहीं कर पाता है। मैंने भी चीजें देखी हैं। ये सबसे बड़ा यही कारण है, इसका रीजन यही है ना कि वो अपने को सर्वोपरि समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो चुने हुए जो लोग जा रहे हैं, जो हम अपना प्रतिनिधि भेज रहे हैं, उनसे ये मिली भगत हो चुकी है कि हाँ, कि जनता यदि परेशान होगी तभी हमारे पास आएगी। हमने तो ऐसे ऐसे नेताओं को देखा है, अब उसका नाम चूंकि मैं नहीं लेना चाहता हूं, कि जो खुद विधायक है, मंत्री है, एमपी है, कहता है कि हम भी पैसा देकर काम कराते हैं। अच्छा, वो जनता को क्या मतलब बताना चाहता है? लेखपाल साहब हम लोग देव पड़ रहा, तहसीलदार साहब कुछ देवो के करा, मतलब हम दे रहे हैं तो तुम किस खेत के मूली हो? तो जिस क्षेत्र का नेता ये बात कर रहा हो, विधायक बात कर रहा हो, जिस क्षेत्र की का एमपी ये बात कर रहा हो कि भैया कुछ ले दे के करा लो, ये ट्रेंड हो गया है लेने देने वाला। अच्छा, मान लीजिए आपका खेत है, अगर अपने खेत की नपैया, आपने किसी कहीं जमीन ले लिया, एक एग्जांपल ले लें, जमीन ले लिया, तो उस जमीन को अगर हम ये कहें कि अगर नपैया करानी है, बढ़िया से सब कुछ कराना है, तो लेखपाल को कितना समय लगना चाहिए? क्या उस चीजों को उलझा देंगे या सुलझा देंगे? कैसे वो चीज करनी चाहिए? यही बात मैं कहूँगा। देखिए, एक्चुअली राजस्व संहिता 2006 का जो है, उसमें धारा 24 में ये मेंशन है टोटली कि लेकिन यदि आपने पैसा नहीं दिया, वो भी केवल लेखपाल को नहीं, कानगो को भी। अच्छा, कानगो को भी यदि आपने पैसा नहीं दिया तो सोच लीजिए कि 14 साल में भी आपकी नापी हो जाए तो वो भी धन्यवाद। तो अगर मैंने एक लिफाफे में भर कर दे दिया तो आपका 4 घंटे में हो जाएगा। तो सारा खेल गांधी जी का है, सारा खेल वही। ये इसीलिए तो ये बताइए कि पहले ये बताइए पुलिस डिपार्टमेंट को कैसे पछाड़ दिया राजस्व ने? पहले नंबर पर कैसे आ गया? लिफाफा कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर लिफाफा। ऑब्वियसली सी बात है। आम जनता तरफ तो ये भाई सोचती है कि हमारा काम हो ही जाए। आम जनता की तो मजबूरी है, जनता की तो मजबूरी है अधिकारियों के पास, उसी का फायदा उठा रहे हैं। अच्छा, एक और चीज हमें बता दीजिए कि जैसे कि आपने कहा कि वो फट से निशान हो जाएगा, तो कुछ ऐसे भी लेखपाल होंगे ना भाई कि फटाक से निपटा देते होंगे कुछ? तो हम कह रहे हैं ना 2% है, ऐसे 2-3%। हम तो एक मतलब क्या बताएं, अब चूंकि नाम मैं नहीं ले सकता ऑन कैमरा, लेकिन आपको क्लू में बता दूंगा। एक इसी सेवराई तहसील में एक ऐसा बंदा है कि मैं वहां बैठा था, उसके किसी काम के लिए बैठा था। लेखपाल है? पद भी मैं नहीं बताऊंगा, लेखपाल तो नहीं है, तहसील में बैठते हैं, तो लेखपाल तो नहीं है, लेखपाल के अलावा भी कोई मतलब तहसील के अधिकारी होंगे या जो भी आप समझ लीजिए। तो उन्होंने, एक आदमी आया, तो वृद्ध आदमी, तो कहा कि कुछ पैसा, माइक ऐसे कहा माइक की तबीयत खराब बात नहीं कुछ, उन्होंने तुरंत 500 रुपया निकाला और उसको दे दिया। तो मैं सोचा कि आखिर क्या बात है, अधिकारी पैसा दे दिया? अधिकारी, हाँ, वो एम्प्लॉय है, तो उसने निकाल के दे दिया उसको 500 रुपया। और उसने एक बात कही कि ठीक है, इसको ले करिए, और जरूरत होगी तो बताइएगा। मैं थोड़ा सा क्यूरियोसिटी मेरी बढ़ गई कि आखिर मामला क्या है। तो मैंने पूछा कि सर बुरा मत मानिए, तो ये पैसा आपने क्यों दिया? अगर ये गरीब बेचारा आया, उसकी माँ की तबीयत खराब है, तो 2-3 दिन पहले भी आया था तो मैंने दे दिया था, अपना आज भी आया था तो मैंने। हम कहें कि ये तो बड़ी अच्छी चीज है,
तो कहा, अच्छी क्या है? हमने कहा, मुझे लगा कि अच्छी, मेरे को थोड़ा सा लगा कि ऐसा क्यों है। तो उन्होंने कहा कि, हमने कहा कि ऐसा आप कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, कोई मैं अपने घर से नहीं दे रहा हूँ। मतलब देखिए, वो मैं मांगता नहीं हूँ, हम्म, लेकिन लोग भी ऐसे हैं, लोग दे जाते हैं कि मेरा काम जल्दी हो जाए, कि मेरा काम हो जाए, करा दीजिए तो फटाफट। मैं मना भी नहीं करता। उन्होंने ये भी शब्द कहा, मैं मना भी नहीं करता हूँ, ठीक है? अच्छा, मैं मना भी नहीं करता हूँ कि हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, लेकिन मांगता भी नहीं हूँ, मना भी नहीं मांगता भी नहीं हूँ, लेकिन मना भी नहीं करता हूँ। हम्म। लेकिन उस पैसे को मैं अपने ऊपर खर्च नहीं करता हूँ। किसी न किसी को मैं वो चीजें मैं जैसे कि आपने बताया। ऐसे लोगों को दे दिया। तहसील सेवराई में अलमारी नहीं थी, मैं 2 दिन सब हमारे डॉक्यूमेंट इधर उधर हो रहे थे, मैंने 2 अलमारी खरीद दी, 2 बक्से खरीद दिए, कुछ चीजें हमने, क्योंकि मेरे को कहा कि मैं अपने तनख्वाह से संतुष्ट हूँ। मेरे को पहला जिंदगी में ऐसा व्यक्ति आपको मिला है पहली बार ऐसा कोई व्यक्ति मिला, जो अपने सरकारी तनख्वाह से खुश था, ऐसी बात हाँ, कभी उसने हाँ, अभी तक मैंने बहुत मित्र हमारे आईएएस भी हैं और बहुत इस लेवल पे भी है, क्लर्क लेवल पे भी है, लेकिन कोई भी ऐसी ये बात नहीं मैंने पहली बार लिखा। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, देखिए, आपसे मैं हाथ जोड़ता हूँ, इसको पब्लिकली मत मत करिए। लाइएगा, इसीलिए मैंने आपको नाम नहीं नाम बताया, नहीं आपको बताया। क्लू दे दिया, आप जाके पता कर लीजिए कि उस टाइप शायद का कौन है। अगर वो शायद देख भी रहे होंगे तो उनके जहन में आ रहा होगा कि चलो कम से कम भला है कि नाम तो उन्होंने नहीं लिया है। नहीं भाई, जब मैंने सही उनको बात, जुबान दे अच्छी दिया बात, था हाँ। कि भाई मैं आपका नाम नहीं दूंगा, तो भाई नाम उनका मैं नहीं ले रहा हूँ। लेकिन ऐसे भी मैं जब कर्मचारी की बात हुई, तो इस टाइप के भी कर्मचारी हैं, लेकिन वो 1% भी नहीं है, वो पॉइंट में है। क्योंकि मैं अपनी Point में, अपनी ठीक है। जिंदगी में मतलब 40 ईयर के अप्रॉक्स मैंने पहली बार ऐसा एम्प्लॉय जिंदगी में देखा। बहुत सारे डिपार्टमेंट में गया हूँ, लेकिन इस टाइप का पहला मेरा अनुभव रहा। देखने को मिला है। तो इसलिए हम 100% की तो बात नहीं कर सकते हैं। और लेकिन वो भी ये भी कहा कि मैं मना भी नहीं करता हूँ, ये भी बात है। कि मना भी नहीं करता हूँ भाई, आप मिलता है तो ले लेता हूँ। हाँ, जो देता है वो ले लेता हूँ, मैं भी नहीं करता हूँ कि इतना दो उतना दो, जो दे दिया वो हम रख लिए। तो मैंने मतलब ऑफ कैमरा ही मैं बात कर रहा था, मैंने पूछा क्यों ऐसा, क्यों मतलब, कहा कि नहीं लेंगे तो पता लगा ऊपर वाला अधिकारी सारे हमारे पे चढ़ जाएंगे। तो मतलब कहीं ना कहीं ऊपर वाला सिस्टम से तो डर है ऑब्वियस सी बात है। कि काहे नहीं ले रहे हो, हाँ, तुम भी बड़ा तो ईमानदार बन गए हो बहुत ईमानदार बन रहे हो, तुमको परेशान कर देंगे, कि तो हम लोग खेल खत्म कर देंगे। तो खेल खत्म कर जाएगा। तो इस अब हर एम्प्लॉय को उसको, अब जैसे उन्हीं का था, आपको जो घटना मैं बता रहा था, नामांतरण का था, 45 दिन हो गया। तो मैंने पूछा कि भाई नायब साहब से कि भाई क्यों नहीं हुआ। तो देखिए, नियम ये कहता है कि जब वो आपका वाद वहां पर रजिस्टर्ड होता है, तो तुरंत एक नोटिस लेखपाल को जानी चाहिए, मतलब कानगो को जाना चाहिए, कानगो लेखपाल को सबमिट करेगा, ठीक है। उस पर 7 दिन के अंदर लेखपाल रिपोर्ट लगा करके कानगो को देगा, कानगो नायब तहसीलदार जिसको देना है उसको देगा। अब क्या है कि देखिए, पैसे का क्या मतलब भ्रष्टाचार कहाँ है। तो उस बंदे ने कहा कि तो वो तहसीलदार के यहाँ जाता था, कहता कि रिपोर्ट लग के नहीं आई है, आप लेखपाल से मिलिए। लेखपाल के पास जाता था, तो लेखपाल कहता था कि हमारे पास कोई ऐसा आदेश ही नहीं आया हुआ है। अब वो लड़का परेशान, अब वो डमरू की तरह घूम रहा है, कभी इधर इस पल्ले में, कभी इस पल्ले में, कभी इस पल्ले में, रोज रोज का वो कम से कम 20 दिन हो गया। मैं आया तो मेरे से मिला, तो हमने कहा कि ठीक है, एग्जैक्टली मामला क्या है। तो मैंने बात किया, लेखपाल मतलब हैं जो कि मतलब, तो मैं खुद गया वहां तहसील में, और मैंने नायब तहसीलदार के उसमें निकाला रजिस्टर में, हमने क्या बात है। तो हमने कहा कि आपने नोटिस नहीं जारी किया। देखिए, तो वो बंदा दिखाया मेरे को कि देखिए 20 फाइलें हैं इनके बाद की, इन्होंने पूजा नहीं चढ़ाया है। कहीं कोई नोटिस बिना नोटिस के आके लेखपाल कर जाते हैं। हम लेखपाल का नाम ही बता देता हूँ, यही मनीष कुमार है। अच्छा जी, मतलब उनकी भ्रष्टाचार की बात की जाए, मतलब वो 10 रुपया लेने वाला व्यक्ति है वो। 10 रुपए? हाँ, मतलब इस मतलब स्तर ये गिर चुका है कि आप चले जाइए कि हमारा हिस्सेदारी सर्टिफिकेट बनवाना है, उनका पता हुआ है कि हमको 200 रुपया चाहिए, खाली ये लिखने का कि ये इनका इतना हिस्सा बनता है, बस वो उतना लिखने का, वो 200 रुपए चार्ज करते हाँ, नहीं देंगे, 10 बार घुमाएंगे आपको। आप सोचेंगे भैया 200 से अधिक लग जाएगा, पहले कानगो लिखेंगे, चाहे पहले तहसीलदार साहब लिख मांगेंगे हमसे आख्या, तब हम आख्या दूंगा। अच्छा, पैसा दे देंगे तो आख्या नहीं कुछ नहीं, आप सीधे देकर दे दिया, आप लेके गए कानगो के पास, कानगो ने उसको कर दिया, तहसीलदार ने उसको दे दिया, मोहर लगा कि आपका इतना हिस्सा है। मतलब कुर्सी बैठे रहिए, बस पैसा थमा दीजिए, कागज बन के आपके पास चला, बस यही भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार कहीं अलग से नहीं होता है। अब उसने 20 फाइल दिखाया मेरे को, उस बंदे ने, देखिए 20 फाइलें हैं, किसी में बता दीजिए, देख लीजिए नोटिस नहीं गया हुआ है, इसलिए बंदा परेशान है। हम कहेंगे आप नोटिस बंदे का जारी करवाइए, तब जाके वहां की नोटिस जारी हुई। उसमें भी 1 हफ्ता लग गया रिसीव कराने में तहसीलदार उसको, कानगो को। जब कानगो को रिसीव हुआ, तुरंत उन्होंने आनंद फानंद में रिपोर्ट लगाई, क्योंकि मामला हाईलाइट हो रहा था। तब अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, अब देखिए, तहसीलदार समझ रहे हैं कि मतलब नायब तहसीलदार ये समझ रहे हैं कि अभी रिपोर्ट नहीं लगी होगी। फिर वो बंदा गया, कहा कि साहब सर कि तुम्हारी अभी हम उसकी जांच करेंगे। अरे भाई, आप क्या जांच करेंगे, जो जांच करना है, जांच के लिए तो कोई अलग एक एंटिटी बनी हुई है ना। हाँ, एक अलग सिस्टम बना, अलग एक एंटिटी बनी हुई है भाई, लेखपाल है जांच करने के लिए, लेखपाल ने अपनी रिपोर्ट लगा दी है, अब आपको आदेश करना है। अच्छा ठीक है, मैं लग गया है, हाँ अच्छा देखेंगे फाइल को। एक घटना मैं बता रहा हूँ, मेरी पहली बार मेरी आंख से मतलब आंसू गिर गए थे। एक हमारे ही गांव की एक महिला थी, और अपना चेन बेच करके
22,000 रुपया उनका, जबकि मैंने देखा काम इनका सही था, वो 6 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ था। उसका नाम नापी हो रहा था, 22,000 रुपया देकर के आई और वही बस में मिल गई हमें, तो उसके पास देने के लिए 10 रुपया ही था किराया, हाँ बस वाला का, जबकि रेवतीपुर से सेवराई के मतलब बदौरा किराया 20 रुपया बस का इस समय इन्होंने किया हुआ है। तो सोचने लगी, हमने कहा कि तो बस वाला थोड़ा सा किसी हम बुलाए उसको, क्या बात है, किराया हम आप रहने दीजिए, मैं दे रहा हूँ। तो वो तब बताने लगी कि भैया हम पैसा तो लिए थे, लेकिन 22,000 रुपया हमारे पास था, तो हम सोचे 20,000 दे देंगे, 2,000 बच जाएगा, लेकिन 22,000 से एक पैसा कम में माना ही नहीं। नकल पैसा लिया, ऑब्वियसली सी बात है, हालांकि लगना नहीं है। अरे वहां कुछ नहीं लगना है, क्या लगना है, जो फीस है, कोर्ट फीस है, जो भी चीजें हैं, वो सारी चीजें प्रोसीडिंग है, ऑलरेडी पेड है। तो आप खून चूस रहे हो ना बाद में। वही तो बात, मैं भी आपको बार बार यही बात तो कह रहा हूँ, क्यों भ्रष्टाचार में, क्या सरकार को पता नहीं है, क्या अधिकारियों को नहीं पता है, क्या राजस्व सचिव को नहीं पता है? जानते हैं भ्रष्टाचार कभी नीचे से शुरू नहीं होता है, शुरू होता है, यदि राजस्व की बात करेंगे तो जो आपका राजस्व अधिकारी है यहाँ पे, सीआरओ जिसको बोलते हैं, चीफ रेवेन्यू ऑफिसर, सीआरओ यदि भ्रष्ट है, सुस्त है, तो नीचे वाला, जब सीआरओ ही फोन नहीं उठा रहा है जनता का, तो नीचे कैसे उठाएंगे, तो लेखपाल कैसे फोन उठाएगा? जैसे अभी आपने बात जिक्र किया ना एसएसपी गाजीपुर की, एसएसपी गाजीपुर ने एक पत्रकार को यही कहा कि हम आप तुम्हारा इसका लोकेशन निकलवाओ, इसको उठवा लेंगे, तो इसका अरे मैं यही कहना चाहता हूं कि ठीक है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, जनता का ही पैसा 300 रुपया मंथली एक्स्ट्रा लेखपालों को दिया जा रहा है, क्यों नहीं इनका लोकेशन जीपीएस लगा करके ट्रैक कराया जा रहा है कि कहां फील्ड में है, कहां। जब आप फोन करिए लेखपाल को, फोन भी उठा भी लिया ना, तो कहेगा मैं क्षेत्र में हूँ, हालांकि रहेगा नहीं, वो हल्का में, अरे उसको पता ही नहीं कि उसका हल्का का मार्किंग कहां है। इसी मनीष की बात कर रहा हूं, मैंने पूछा कि गोपीनाथपुर की मार्किंग कहां है, उसको खुद ही नहीं पता है, और लेखपाल हैं, अभी अरे भैया एक्चुअली आप कोई भी जाति प्रमाण पत्र बनाने चले जाइए, आप कुछ भी चले जाइए, ठीक है ना, आय प्रमाण पत्र बनाने चले जाइए, पैसा नहीं देंगे, ये रिपोर्ट ही नहीं लगाएंगे, 20 दिन दौड़ा देंगे, जनता क्या करेगी, जनता क्या करेगी? जनता की मजबूरी हो चुकी है, इसलिए मैं युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं कि आप आगे बढ़ चुके हैं, आगे आइए, पार्टियों को छोड़िए, ये पार्टियां जो है ना कभी कुछ नहीं करेंगी, सब एक हैं, जितनी भी राजनीतिक पार्टी अपने आप में एक मतलब इनलीगल है, संविधान में किसी पार्टी का जिक्र है, कभी किसी पार्टी की जिक्र नहीं है, तो ये खुद इनलीगल चीज है, तो ये कैसे आपकी भला करेगी? अरे एक आम जनता की तरह आप रहिए ना, जनता की आवाज बनिए ना, पार्टी की आवाज क्यों बनना चाहते हैं? आप लोगों की आवाज उठाइए, लोगों की बात तो सुनिए, सोचिए कि जो औरत अपना चेन बेच करके 22,000 रुपया तहसीलदार को घूस देकर आई है, हम पूछे कि बेटा कुछ आप खाई है कि नहीं, कल भैया 10 रुपया हमारे पास बचा हुआ है पर्स में, तो हम तो कैसे गांव पर हम चले जाएंगे इससे, राजस्व इतना नीचे गिर गया कि अंदाजा नहीं लगा सकते हम लोग इसका कोई मतलब। एक्चुअली इसके लिए क्या है ना कि जो करप्शन के खिलाफ, मतलब घूसखोरी के खिलाफ युवाओं को आना चाहिए। आज सेकंड सैटरडे है, आप जाइए, लगा होगा थाने पर लेखपालों का, आपको एक भी लेखपाल एक भी सही चीज बता दे तो जरूरत हो, खाली खाना पूर्ति के लिए वहां हाजिर हो गए, जी साहब हाँ बस हम आए थे, हाजिरी लग गई, हो गया काम, सलाम के निकल। आप एक ऐसे किसान को बता दीजिए कि जो बिना पैसा, पूरे मैं गाजीपुर जिले की बात कर रहा हूं, और मतलब जो भी है, और आप रेवेन्यू के जो भी एसडीएम हो, मैं चैलेंज करता हूं, एक नापी वो दिखा दें, सेवराई तहसील हो या जमानिया तहसील हो या गाजीपुर तहसील हो या जखनिया तहसील हो या मोहम्मदपुर तहसील हो, बिना पैसा दिए बिना कोई राजनीतिक दबाव के एक सामान्य किसान का यदि हो गया होगा ना, तो जो कहेंगे वो मैं हाल जाऊंगा। मतलब कि बिना पैसे का आप ये दावा कर रहे हैं कि सेवराई तहसील की बात कर रहे हैं, उसमें बिना पैसे का एक भी नापी नहीं। सेवराई तहसील तो माफियाओं का गढ़ है, ये तो आपको भी पता है, समझ गए ना, वहां तो बिना पैसा का हिलेगा ही नहीं, क्योंकि नया तहसील खुला हुआ है, नया तहसील में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अब मैं पुरानी जमानिया तहसील की बात कर रहा हूं, आपको बहुत पुराना तहसील है, परगना भी है, तो परगना की भी बात मैं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जिले की तहसील जहां डीएम साहिबा बैठती हैं, जहां पर सीआरओ बैठते हैं, चीफ रेवेन्यू आयुष चौधरी बैठते हैं, सीआरओ 2014 के पीसीएस अधिकारी हैं, बिना पैसे दिए काम नहीं होगा। सर नहीं, कहां बात कर रहे हैं, किस दुनिया में आप जी रहे हैं? आप थोड़ा चेंज करिए अपने आप को, अपडेट करिए, क्षेत्र में निकलिए, चीजें समझ में आए। किसान रोते हैं क्योंकि ये लाचार, एक्चुअली सरकार यही चाहती है किसानों को लाचार देखना, किसान लाचार नहीं है, जिस दिन यदि उठ गया ना, उस दिन की खटिया खड़ी हो जाएगी। क्रांति जैसे हुई ना, तो जब क्रांतियां आती हैं तो अच्छे अच्छे नेताओं और उनके बाजार खत्म हो जाते हैं, बह जाते हैं। जनता बस यही है कि जनता को ये मूर्ख बनाए पड़े हुए हैं, जनता भी क्या करे, जनता मजबूर है, अब मजबूरी का फायदा उठा रहा है। जब आपने इतना लेखपालों के बारे में जिक्र कर लिया है, थोड़ा सा हम डीपली जानना चाहेंगे कि लेखपालों के बारे में थोड़ा सा बताइए, कि क्योंकि अधिकतर हमने राजस्व की जो बात की, उसमें जब आ रहा है मोमेंट तो सिर्फ लेखपाल लेखपाल लेखपाल,
इनके विषय में क्या आपकी राय है? देखिए ऐसा है ना कि राजस्व जो है एक ऐसा कमाऊ पुत्र, ईमानदार कमाऊ पुत्र है जो कि प्रतिदिन लाखों रुपए का दोहन, करोड़ों रुपए का दोहन जनता का दोहन करके करता है। लेकिन किसी भी अधिकारी हो, कोई बड़े अधिकारी हो, नेता हो, उसकी निगाह वहां नहीं जाती है और वो साइलेंट रहते हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कमाऊ पुत्र, ईमानदार कमाऊ पुत्र है जो दोहन कर रहा है, इसीलिए वो प्रथम स्थान पर आ गया। पुलिस को भी पछाड़ दिया तो प्रथम भ्रष्टाचार में प्रथम स्थान पर आया है। और हमें ये बता दिया गया है कि यही एक सिस्टम है, पैसा देकर ही काम कराना ही एक सिस्टम है। सिस्टम हो गया कि आप पैसा देंगे तो ये जनता को ये बता दिया गया है। जनता ये समझती, अब नई पीढ़ी आने वाली, आपको ये लगेगा कि बिना पैसा दिए काम ही नहीं होता है। ये एक मतलब परंपरा बना दिया जाएगा, कल्चर होता जा रहा है। तो इस कमाऊ पुत्र का देखिए, अब इतने बेशर्म लेखपाल हैं, बेशर्म लेखपाल, हाँ, कि अब बताइए कि एंटी करप्शन ने उसको पकड़ा। और हमें याद है कि शायद आपने वो क्लिप मैंने देखा था, आपने शूट किया था, वो हड़ताल पे बैठे हुए हैं और प्रशासन सब साइलेंट है। अगर आम जनता वैसे बढ़ जाए तो, आम जनता बढ़ जाए तो फिर वही लाठी चल जाएगी। अगर एक छात्र अपने मांग को लेकर बढ़ जाए कि पेपर रद्द हुआ है या फिर चीटिंग हुआ है, अगर छात्र अगर बैठ जा रहे हैं तो उन पर लाठियां चार्ज होंगी, उनको प्रताड़ित किया जाएगा, उनको जेल में बंद कर दिया जाएगा, कैरियर खराब करने की धमकी दी जाएगी। अभी एक मामला अपने बिहार में देखा था, जिस तरीके से ठंड, उतनी भरी ठंड में किस तरीके से पानी की वर्षा की बच्चों। वही कह रहे हैं ना कि अब इसमें भ्रष्टाचार में कोई ऐसी कमी नहीं है, क्योंकि कमाऊ पुत्र है। कमाऊ पुत्र है। ये अधिकारियों को, मतलब क्यों नहीं अधिकारियों का निगाह इसके ऊपर जा रही है? आप देख रहे हैं कि जनता त्रस्त है। भ्रष्टाचार, लेखपाल हो, तहसीलदार हो, या एसडीएम हो, या सीआरओ हो, या डीएम तक की मैं बात कर रहा हूं। डीएम इसे समझ में एकदम, उनके यहाँ भी फाइलें नहीं बढ़ती हैं। और तो और क्या, एक सबसे बड़ी समस्या है कि राइफल क्लब के नाम पर जबरदस्ती लोगों से दोहन किया जाता है, काट दिया जाता है रसीद। इतना तो राइफल क्लब को आप जबरदस्ती दीजिए, देना ही देना है। नहीं देंगे तो फिर आपका काम नहीं होगा। घूमते रहिए, दौड़ते रहिए, पेंडुलम बना देंगे आपको। घड़ी का पेंडुलम देखा है आपने कभी? देखा है, इधर जाता है फिर इधर आता है, इधर आता है। बस तो वही सेम चीज आपको जिंदगी भर तो चलती रहती है घड़ी। हाँ, घड़ी की सुई चलती रहेगी और आपको पेंडुलम बना दिया जाएगा। आप घूमते रहिए, वो अपना काम करते रहे, वो अपना काम करते रहेंगे और ईमानदार बने रहेंगे। मतलब वो सुई है, आप पेंडुलम बन जाएंगे। तो इस तरह की चीजें हैं। देखिए, इसीलिए आज पलायन बाधिता यदि गांव से हो रही है, लोगों को शहर की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मुख्य एक कारण ये भी है। ये बताइए कि गांव का बंदा खेती करके जो 20 से 25 हजार रुपए महीना कमा सकता है, वो जाके 12,000 15,000 पे दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है शहर में, 12 घंटा ड्यूटी कर रहा है। यहाँ मैंने ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो कि ड्राइवर की नौकरी करते हैं बेचारे, और वो जाकर के क्या करते हैं कि ड्राइवर साहब अपना, और तारीख के दिन आ जाएंगे। पता लगा कि मैं, एक मेरे ही मित्र जानने वाले हैं कि जो ड्राइवर की नौकरी करते हैं, अब उन्होंने दिल्ली से छोड़कर बनारस में नौकरी इसलिए किया कि तारीखवा पा जाए। जमीन कितना बांटे, जमीन ये भी जानिए, जमीन कितना है 10 दूर। बस अब 10 दूर जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कितने सालों से? कम से कम 20 साल से। मतलब जितनी जमीन नहीं होती तो उनका मतलब कि वो, वही बात है ना, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। ये लोग चाहते तो वो निशाना, अरे उसमें कुछ भी नहीं है। मैंने उसका उनका केस देखा, वो लेखपाल स्तर पे ही उसको किया जा सकता है, निपटारा हो सकता है, एकदम आराम से हो सकता है। तो उलझाई क्यों गई उस चीज को? भैया नहीं उलझाएंगे। मान लीजिए आपका काम हो गया, आप हमारे पास दौड़ेंगे कैसे? नहीं जाएंगे, आपके पास तो काम हो जाएगा। बस वही हमने कहा ना कि पेट भर गया तो नींद आ जाएगी आपको, समझ गया ना? तो उनका एक सिद्धांत बन गया है कि आपका काम नहीं करेंगे भाई, तभी हमारे पास आते रहे। हाँ, आप भाई वो जो चाह रहे हो आपको फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। सब सक्षम ही तो नहीं है। भूमि विवाद में तो मैंने देखा है कि भूमि विवाद तो 60% तो मनगढ़ंत कहानियां हैं। 60%, 40% ही वास्तविक वाद है। 60% वाद को लेखपाल चाहे तो अपने स्तर पर उसको रिजॉल्व कर सकता है, लेकिन वो उलझाया है। हालांकि उनको सुलझाना चाहिए उस चीज को। अरे सर, आप कहाँ बात कर रहे हैं? इसी चीज के लिए नियुक्त किए गए, उसी के लिए नियुक्त हैं, लेकिन अपनी ड्यूटी किसी को नहीं पता है। ड्यूटी ही नहीं पता है हमको करना क्या है। बस पैसा दे दो, सब हो जाएगा। लेकिन धरातल पर क्या हो रहा है आप उठा के देख लीजिए, कितने निस्तारण हुए, जबकि वो चीज का निस्तारण 1 मिनट में होने वाला काम है, उनको महीनों और सालों लगा दिया जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि हमें ये बता दिया गया है कि पैसा देकर के ही काम होगा, यही एक सिस्टम है। हम सर झुका करके हम इसको स्वीकार करना मजबूरी है हमारी। आप, हमें लग रहा है कि भाग दौड़ अच्छा है कि पैसे दे काम, अब क्या करेंगे? मजबूरी बन चुकी है, मजबूरी बना दी। अब वो केवल हमारे साथ नहीं है, लेमैन के साथ ही केवल नहीं है, लेमैन और लॉमैन दोनों का कॉन्सेप्ट है ये, सबके साथ है। ये नहीं है कि यदि लॉमैन गया वहां पे, उसे लॉ की अच्छी नॉलेज है, वो दौड़ेगा नहीं, उनसे भी लिया जाएगा, उनको भी पेंडुलम बनना पड़ेगा।
और आप तहसील में चले जाइए, तहसील में आपको वहां पर 90% दलाल मिलेंगे हम्म। हर काम के लिए। भैया कर दीजिए, करवा दें। आखिर क्यों, क्यों ऐसा? तो सारे सिस्टम एक दूसरे के चैन की तरफ बंद के रह गई है। तभी तभी तो भ्रष्टाचार हो रहा है। ये बताइए कि यदि क्या डीएम साहिबा को पता नहीं है कि लेखपाल माफी में घूस लेता है? फिर वो चुप बैठी है। तो इसका कारण ही है राजस्व खुद अपने आप में एक भ्रष्ट सिस्टम हो चुका है। शायद इसीलिए आपने जिक्र किया कि ये पहला नंबर पे स्थान पे हो गया है चरम सीमा पे पैसा लेने के मामले में। पुलिस को भी धीरे धीरे पीछे छोड़ा है। अच्छा, क्या मतलब डीएम साहब आईएएस अधिकारी हैं, सीआरओ भी पीसीएस अधिकारी, अच्छी रैंक आई है, उनको क्या इस विभाग के विषय में नहीं पता है? ये तो भारत का वो है, भारत जानते हैं ये भ्रष्टाचार में एक 81 नंबर पे है, 81वां नंबर है इसका, 81 नंबर है भारत का। पहले नंबर पर न्यूजीलैंड हुआ, मतलब ये सब चीजें हुई, न्यूजीलैंड हो गया आपका। तो लेकिन एक 81वें स्थान पे यदि भारत है तो उसका कारण क्या है? भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार में 81 नंबर पे है। 81 नंबर बताइए। भ्रष्टाचार में ही 81 नंबर पे भारत। बताइए, हम लोग भ्रष्टाचार में भी नंबर गिनते हैं। हाँ, नंबर गिनता है। ये सबसे बड़ी बात हम लोग जब अभी जिक्र कर रहे हैं, क्या सोचिए कि भ्रष्टाचार में नंबर हम लोगों ने जिक्र किया कि मतलब हम लोग विकास के बारे में जिक्र करते थोड़ी सी अलग बात होती है। ये नंबरिंग हम लोग परेशान गिनना पड़ रहा है। यही तो दुर्भाग्य है, यही दुर्भाग्य है। यदि जनता ने चेता नहीं तो अधिकारी इसके आने वाली पीढ़ियां को ये शोषण करते रह जाएंगे। ये मतलब एक तरह से कहा जाए तो उनको नीचे बैठा देंगे आपकी आने वाली पीढ़ियों को। ये जितने लोग किसानी की तरफ से मुख मोड़ लेंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, फिर वही सारी चीजें पहले वाली स्थिति आ जाएगी, गरीबी वही चीजें, भुखमरी आएगी। लोग जाकर के इस भ्रष्टाचार से क्या होगा देखेंगे लोग। तो आज मैं देखिए हमारे वो आपके बीच में तहसील में चले जाइए, ब्लॉक पर चले जाइए, कहीं भी चले, दलाल हैं। क्योंकि ये सिस्टम वो कार्य को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं ना, जो काम बहुत इजीली होने वाला है उसको उसमें कॉम्प्लिकेशन इतना ला दिया जाता है ना। और यदि आप जैसे हमारे जैसे कोई युवक एंटी करप्शन के थ्रू यदि पकड़वा देते हैं तो ऐसे बेशर्म लेखपाल धरने पर ऐसे, क्योंकि दंड का प्रावधान हमारा सही नहीं है। इनका भ्रष्टाचार में लिप्त का 3 से 5 साल तक का दंड है और कुछ आर्थिक दंड है। इसके बाद फिर बहाल हो जाएंगे, फिर काम अपने स्थान पे आ जाएंगे, फिर वैसे लूट खसोट करते रहेंगे। एक्चुअली कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती है, समझ गया ना? कितना भी आप कर लें, पाइप लगा दीजिए, पाइप कितने दिन तक रहेगी? फिर वो निकल ही जाएगी, निकलेगा। कहीं कोई सिस्टम हो रहा है, पाइप लगने के बाद फिर वो नित्य हो जा रहे हैं, फिर वही अभी देख लीजिए ना भाई, अभी ये जो आय प्रमाण पत्र बनाना था, गरीबी के वाला जो आय प्रमाण पत्र, जो स्टोनो है उसने अपने बेटी, अपने दामाद, जबकि उसका दामाद टीचर है, सरकारी गवर्नमेंट टीचर है, वो अभी उससे नीचे, गरीबी रेखा के नीचे है। खुद सरकारी लोग उठा रहे हैं, फिर भी अभी 7-8, वो भी 7-8 सस्पेंड कैसे हुए हैं लेखपाल? मजबूरी बन चुकी थी, इनकी नकेल बन चुकी थी कि नहीं इनको करेंगे तो हम फंसेंगे। खुद जब अपना फंसता हुआ देखा तो दूसरे को धीरे से अपना इनको हटाओ ताकि यहीं से मामला क्लोज हो जाए, बंद हो जाए, फिर आगे बढ़े ही ना। तो यही चीज है, भ्रष्टाचार कोई नई चीज नहीं है, भ्रष्टाचार बहुत पुरानी चीज है। भ्रष्टाचार को ये भी नहीं है कि पूर्णतया बंद किया जा सके, लेकिन इस पर लगाम लगाया जा सकता है, आम जनता को रोका जा सकता है, और इसके लिए आम जनता को आगे आना पड़ेगा। ऑब्वियसली अब हम नेताओं के भरोसे रहेंगे, पार्टी के भरोसे रहेंगे तो उससे तो ये संभव नहीं है। अगर ये देखें तो तहसीलों में अधिकतर चाहे किसी भी कार्य में अब काम पड़ता है कि स्टाम्प आता है कि किसी भी काम को आपको करना है, कभी कोई कागजी कार्रवाई करनी है तो सबसे पहले स्टाम्प का नाम आता है। लेकिन अब देखा जाए तो फिलहाल की मैं बात करूं तो धीरे धीरे वो जब जो स्टाम्प हाथ वाले थे वो बंद हो रहे हैं, अब ऑनलाइन सिस्टम हो रहा है। तो स्टाम्प के विषय में किस तरीके का मामला सामने देखने को आया? देखिए, स्टैंप जो है भारत में 1899 के अप्रॉक्स में ये चालू हुआ था, और इसके बाद अंग्रेजों ने इसको स्टार्ट, जब भारत आजाद हुआ तो प्रदेश के कर के लिए स्टैंप का प्रयोग होने लगा, जिसके माध्यम से हम हमारा प्रदेश का जो कर का वसूली होता है इसी स्टैंप के तहत होता है, ठीक है ना? तो हाँ, आपको आई थिंक याद होगा, एक केल्की का वो हुआ था 2003 में, मैं भूल नहीं रहा हूँ तो अप्रॉक्स 2003 में ही एक घोटाला हुआ था, जिसमें पूरा मतलब 2 स्टैंप छाप करके और राज्य को चूना लगाया जा रहा था, और बहुत सारे स्टैंप वाले पकड़े भी गए थे। तो इसके बाद इस पर बहुत नकेल कसी गई, और इसके बाद अभी आपने देखा होगा कि 2013 में ई स्टैंप का कॉन्सेप्ट उत्तर प्रदेश में आया, कि जो ऑनलाइन आप निकाल सकते हैं। ऑनलाइन निकाल सकते। हाँ, तो इसके बाद क्या हुआ था कि जैसे मान लीजिए कि 2013 में इंट्रोड्यूस हुआ ई स्टैम्प, तो इसके बाद ये हुआ कि चलो भाई इसमें कम से कम घोटाले नहीं होंगे, और आपके धीरे धीरे शुरू हुआ 2020 के अप्रॉक्स, ये आपके जो राज्य मंत्री हैं रविंद्र जायसवाल, इन्होंने जो ये वाले थे स्टैंप आपके जो मैनुअल की बात जी, इन्होंने फुली बंद कर दिया, मतलब बंद, इसको लगभग नगण्य कर दिया, ज्यादा प्रमोट, नोट का पूरा सा रहता है। हाँ, तो आपको आपकी स्क्रीन पर भी है कि जो देख रहे हैं कि ये वाला स्टैंप पहले आता था,
अभी इस 31 तारीख को, 31 मार्च को, यह 31 मार्च 2025 को अच्छा फुल्ली इसको बंद कर दिया गया, मतलब इसकी छपाई एकदम बंद हो गई। अच्छा अब जो स्टैंप लोग लेकर के रखे थे, इसकी स्मगलिंग होती है अच्छा स्टैंप की। हाँ स्टैंप स्टाम्प की भी स्मगलिंग होती है। बहुत जबरदस्त। हम तो सोचते थे कि चरस गांजा नशी ये सारी मामलों में स्मगलिंग नहीं, लोग इसको दबा के रखते हैं अच्छा। स्टैंप को, जिसे उस बल्क में खरीद लिया, हाँ, ठीक है ना, बल्क में खरीद कर उसको दबा दिया। अब उसकी जब देखिए एक्चुअली क्या है, खेल होता है डिमांड एंड सप्लाई का। तो डिमांड जब ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो रेट बढ़ेगा। हाँ ये तो है। ठीक है, तो यही रविंद्र जायसवाल ने इस चीज को रीड किया और अच्छा काम किया उन्होंने कि उसको बंद कर दिया। और उन्होंने यही कहा कि अब केवल और केवल ई स्टैंप मिलेगा, चलेंगे। अच्छा और जो अभी है मार्केट में उसको अभी बेचा जा सकता है। अच्छा ठीक है, जिससे दो फायदे होंगे। एक तो जिसे केल्की का घोटाला हुआ था, अब्दुल केल्की वाला 2003 में, इस तरह के कि उसने फर्जी तरीके से स्टैंप छापा और मार्केट में उतार दिया, जिससे कि राज्य को चूना लगा कर मिल नहीं पा रहा था। तो ई स्टैंप में ये संभव नहीं है। ठीक है, ई स्टैंप में ये चीजें नहीं हो सकती। अच्छा, तो इन्होंने ई स्टैंप को फुली इंट्रोड्यूस कर दिया और आकर के 31 मार्च 2025 को फुली तरीके से, मतलब बीच में पार्शियली थोड़ा था कि थोड़ा ये मतलब इस तरह से चलता था, मैनुअल बंद हो गया, ऑनलाइन सारा सिस्टम। अब जब इन्होंने ये निर्णय लिया तो अब जितने भी लोग दबा के रखे थे वो फफड़ा के निकालना शुरू किए इस समय। जल्दी निकल जाए, काम हमारा खत्म हो जाए, तो उनका पैसा फंसा था। हाँ, पैसा फंसा है। अब देखिए ई स्टैंप आने का जनता को फायदा कुछ नहीं हुआ, ये देखा जाए तो। क्यों? आप जाइए, आप देखिए स्क्रीन पे ही मैं आपको दिखा रहा हूँ। 10 रुपए का स्टैंप है, आपने खुद खरीदा? मैंने खुद खरीदा जाकर के। 10 रुपए का स्टैंप किसी ने 30 रुपया दिया, मतलब 200% एक्स्ट्रा लिया मेरे से। 10 रुपए की चीज को 200% हमको बढ़ा करके दिया। कोई जान पहचान का निकल गया तो मेरे पे एहसान कर दिया उन्होंने। 100% प्रॉफिट, मतलब 10 रुपए की चीज को 20 रुपए पे दे दिया। अच्छा, थोड़ा सा एहसान करके। एहसान। लेकिन एक मिनट मैं चाहूँ कि थोड़े से दर्शकों को एक बार जो आप क्लिप की बात कर रहे हैं, वो क्लिप उनको हम थोड़ा बहुत क्लिप को दिखाएं। तो पहले दर्शकों को क्लिप को पहले देख लें ताकि उनको विश्वास हो कि नहीं ये चीजें हुई हैं और हो भी रही। 10 रुपया का? हाँ, मिली 20 रुपया। 10 रुपया का स्टैम्प 20 रुपया का मिली? अरे वकील साहब के 10 रुपया दिला। हाँ, सबके वकील सबके 10 रुपया का 20 रुपया। चलो, मतलब देखिए आपने नया में ठगत देखा ना, 10 पे ठग के मार के क्या कर नहीं, मतलब हम नहीं कि वकील साहब लोग के देता रहता, उन्हों को 10 को 20 दिला। सबको एक रहे, वकील हो चाहे वकील। चल, रविंद्र प्रसाद गुप्ता आपका नाम है। हमें ठगियो मत, हमने पहला बार आई बन जाता, डर लगे था ना। हो गई कि आप गलती करो। देखियो, जब देहात का आदमी आके हम देहाते कहीं जब बाबा नोट का लिखाई धीरे से। हो गई को रुपया 80, 50 रुपया का 80 रुपया, बड़ा महंगा चाचा। अरे बिहार कहाँ बाटे, ये 50 रुपया का चाचा, 80 रुपया तो बड़ा महंगा ले ली बाप। ठगत नहीं ना हमके, ऑनलाइन हो जाई मोबाइल पर कर दिया। हाँ, मोबाइल पे दे 80 रुपया, हमने 85 रुपया बाटे हमारे पास। 50 यही से पूछा नहीं तो कि हम 10 रुपया का लेके आए रहनी ना, कर दी 70 रुपया। ना कितना है? 70 रुपया। 144 081 मुझसे पहले पता चलने से पहले हम 10 रुपये थे, कॉपी रिसीव करे थे, 9 पर रेट लगा दिए का मोबाइल नंबर जरूरी लगा चाहिए। एक स्टे की दरखास्त भी दिया है कि दीवार खरीद गिरा सकते हैं ना, है उसका पे आएगा नहीं ना। अच्छा, हो वो कागजा पावे लग चाचा नहीं खे दिवाली से रिलेटेड मामला करें। हो गई बाहर साइन बहुत दवा था वहीं पे। अच्छा, तू ना लेबा नहीं वहीं चौकिया। अच्छा भैया, इस साइन मोहर कर बगा पे, ये उनका ना हमारा को पैसा 10 रुपया का देनी चाहिए। 10 रुपया का 20 रुपया। हाई टिकट चाहता हई वाला 2 रुपया का
ना एगो दूसरा जगह एप्लीकेशन में रखा होगा। और नोटरी का टिकट कितना का बा? टिकट सीधी टिकट चाहिए, न्यायालय वाला चाहिए। न्यायालय वाला कितने का है? 2 रुपये वाला। 2 रुपये वाला कितने का है? 4 रुपये पड़ेगा। 2 रुपया का 4 रुपया न्यायालय वाला। उनको पूछ लें तो कौन चाहिए उनको। सीधी टिकट आती है, एक नोटरी टिकट आती है, एक न्यायालय की टिकट आती है। अच्छा तीनों वाला हेलो। हो सकता है एफिडेविट। तो नहीं न्यायालय ये नहीं है ना कि 2 रुपया का टिकट वाला न्यायालय वाला भैया ना, न्यायालय वाला 2 रुपया का टिकट 4 रुपया का, 2 रुपया वाला 4 रुपया का बा। थुइया वाला रसीदी वाला 2 रुपया का 2 रुपया का। हाँ 1 रुपया रसीदी बाटे तो वो 2 रुपया का बा। अच्छा तो 2 रुपया का 2 टिकट तो 2 रुपया का 2 रुपया में मिली ना। अच्छा तो न्यायालय वाला 2 रुपया का दे दी। 2 गो दे दी। 2 एगो दे दी। एगो दे दी न्यायालय वाला। न्यायालय टिकट है ना। तो कितना हो गया आपको तो टोटल? ऑनलाइन हो जाएगी, दिखा दो। ये तो बड़ा महंगा हो गया हो भैया। 12 रुपया का चीज लेनी 24 रुपया दूर रहता है दुन्ना हैं। दिखा दी इतनी हम पेमेंट कर दें आपको। चाचा स्टैम्प मिल रही है? हैं तो मिल जाएगी। कितना? 10 रुपया का एगो हाँ मिल जाएंगे। तो दे दो। ले आए ऊपर ही निकलवा के। कहाँ ले? तो जलान के भैया ना मिल रहा? ये नहीं मिले। भैया कहाँ? वो हम ही निकाल के देवे अपने आईडी को। आईडी का कहा था? आईडी ई स्टैम्प की निकली। अच्छा हाउ वाला स्टैम्प ना मिली तो हम लोग ई स्टैम्प पे चला जा। हाँ वो स्टैम्प चाहिए तो नहीं एग्रीमेंट बनवाओ के तो अरे एग्रीमेंट बनवाओ कोई तब। एग्रीमेंट। अच्छा ला 30 रुपया दे दो। को रुपया? 30 रुपया लगी। 10 रुपया का चाहिए। 10 रुपया वाला 30 रुपया लगेगा। 10 रुपया का स्टैम्प 30 रुपया में। 10 को निकाले वाला ले नहीं तो हम तो थोड़े मिलता है। अच्छा निकाल के मिली भैया। 10 से पैसा हमारा कटी 30 रुपया जाए तब ओकरे के चाहिए। नहीं तो आप बता देखिए हम कहते हैं तो नहीं कितना दे दें आपके? 30 रुपया हमके दे दें। ऑनलाइन हो जाएगी? ऑनलाइन लेकिन निकाल के लेते नहीं ऑनलाइन पेमेंटो हो जाएगी। दे ना खुला बात खुला नहीं है 30 रुपया ना। 50 तबा हाँ 50 गो बाटे हैं 50 गो रुपया तो 30 रुपया कैसे हो? हमसे आपसे 20 रुपये देते ना वाले। तो 3 गुना महंगा कैसे हो बाबा? मतलब इनका सहूर नहीं थे निकालत तो सर बहुत 10 को ले। नहीं तो इनके लाइसेंस जैसे मिलल होई। आप दलाल हैं कि आप लाइसेंस वाला हैं? वेंडर है? लाइसेंस वाला है। लाइसेंस आपको बना और क्या? तो तब इनके कहाँ के ले सहूर नहीं के लाइसेंस कैसे मिल जाए? इनका जब सहूर नहीं दूसरा से निकलवाओ। यहाँ मशीन नहीं ना लगी। कहाँ है? का लगी? ये मशीन लगी नहीं तो कहीं मतलब ई कहनी है कि 10 रुपया खातिर मशीन बैटरी वही इंचार्ज कुल लगा। ठीक बात 10 रुपया का चीज 30 रुपया में चाचा महंगा नहीं है। आप बताएं 3 गुना ना बा। क्या नाम से रही? आयुष चौधरी। बोली ASH हाँ राजेश चौधरी, श्री राजेश चौधरी। भैया ना 10 रुपया का। कौन सा बैंक है? हाँ बैंक कौन सा है? बैंक बैंक से का मतलब कहाँ देना है? ये तहसीलिया में मतलब अथू का बनावल जाला एग्रीमेंट बदे मतलब नोटरी देवे के बा ऊपर 10 रुपया का शपथ देवे के बा हमके। नहीं शपथ देवे के बा दोनों को अलग अलग नहीं है ना।
हाँ? कहो चाचा भैया कौ रुपया का स्टैम्प 20 रुपया 10 रुपया वाला तो कहाँ पे पेमेंट कर दी ना स्कैनर पे ले लो बा ना है मेरे पास हाँ? जयप्रकाश प्रजापति अब भैया 2 रुपया का टिकट चाहिए हो वाला उधर तो एक तो पेमेंट कर दी ना इस पर टिकट नहीं लगेगा, उस पर दूसरे पर इस पर नहीं लगेगा दूसरे पर लगाना है हाँ दरखास्त पर 2 रुपया का टिकट दे दें हाँ 2 रुपया का टिकट 5 रुपया का अब पता नहीं हमारा याद नहीं है ना तो टोटल कितना हो गई 25 रुपया 2 रुपया का टिकट दे दो 100 रुपया अब इतना भैया अब इतना याद रहेला ना तो जी है देखिए भैया 25 रुपया हो गई ना तो 2 रुपया का टिकट लेनी है 12 रुपया का सामान लेनी है 25 रुपया देनी है हाँ भाई बता दें हो किलो हाँ नोट शपथ बनाओ के बाद आयुष चौधरी AYUSH हाँ आयुष चौधरी राजेश चौधरी नोटरी नहीं करेगा वो नहीं कर रहे हैं, साइन तो होगा ना। अच्छा हाँ नोटरी हो गई को रुपया 20 रुपया 10 रुपया का ना हो 10 रुपया तो कट गया हमारे खाते से। अच्छा 20 रुपया दे भाई स्कैनर बाटे हाँ स्कैनर दिखा दे स्कैनर बा दिखाई भैया हटाओ और टिकट का पैसा कब हो 2 रुपया का टिकट चाहिए है देखो का बा केसरी इंडियन ई स्टैंड 20 रुपया हो गई ना धन्यवाद डाटा रखना होगा भैया आओ भैया ना तू हैं हो गई वहीं से बहुत स्लो चल रहा है, इसी में नेट स्लो थोड़ा और हो गया बस बंद हो रहा है। हम लोग ज़्यादा से बड़ा वाला निकाल अच्छा तो 10 रुपया का 20 रुपया का मिल रहा स्कैनर नहीं है 20 रुपया कैश लेब बा होता 20 रुपया बुचिया बीसे का ना हो चले क्या घर जल्दी लेट होगी। देखिए आप किसी से भी देखिए इससे ना लेमैन और ना लॉमैन कोई अछूता नहीं है। आप कचहरी चले जाइए कचहरी में तो मैक्सिमम आपका फुटफॉल वकील मतलब जो लॉ एडवोकेट है उनका होता है। एडवोकेट भी मजबूर हैं 10 की चीज 20 में खरीदने का तो किलो सालों को देगा पड़ता का पैसा। अरे भैया पैसा ना दे तो सालों में लौट जाइए ना ध्यान ये बताइए कहाँ गया कंज्यूमर एक्ट। मैं खुद कह रहा हूं कि मैं दोषी हूं क्योंकि 10 की चीज को मैंने 20 में खरीदा है लेकिन मेरी मजबूरी थी। अब वो भी देखिए मैंने अपने नाम पर नहीं लिया। यहाँ के जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं CRO जिसको बोलते हैं चीफ रेवेन्यू ऑफिसर आयुष चौधरी उनके नाम पे वीडियोस में जो चला है जो नाम आपने जिक्र किया है मांगते समय वो उनका नाम था। हाँ आयुष चौधरी के नाम से मैंने स्टैंप लिया। तो मतलब एक तहसील में उनको नहीं पता है कि जो स्टैम्प खरीदा जा रहा है उनके अधिकारी के नाम पे खरीदा जा रहा है। भाई देखिए अब जैसे मान लीजिए कि एडीएम इस समय वित्त जो है दिनेश कुमार एडीएम है। एडीएम कार्यालय के ठीक नीचे स्टैम्प बिक रहा है 10 रुपए का 20 रुपया। क्या एडीएम को मालूम नहीं है? क्या डीएम साहिबा को मालूम नहीं है? हेलो हेलो
हाँ जी। हाँ सर नमस्कार, मैं एडीएम गाजीपुर मिस्टर दिनेश कुमार जी से बात हो रही है। हाँ हाँ सर नमस्कार, मैं विनय बोल रहा हूँ। हाँ हाँ। सर एक चीज पूछना था थोड़ा सा, इसी मैं गया था फ्राइडे को, मुलाकात हो नहीं पाई, आप कहीं बाहर मीटिंग में थे। ठीक है। जो स्टैम्प पेपर है, क्या पेपर है? स्टैम्प पेपर जो रेवेन्यू का जो हाँ। स्टैम्प होता है, ये जैसे हाँ। 10 रुपए का है तो कितने का मार्केट में मिलना चाहिए? कितने मिलना चाहिए? जी, उसका बिक्री मतलब दर क्या है, जैसे जो वेंडर बेचते हैं, आपका जो लाइसेंस आप लोग दिए हैं? उसमें कुछ परसेंट उनका रहता है। अच्छा। वो तो नोटरी पे रहता है, टाइप करते 50-100 रुपया लेते हैं सब उसी में। नहीं, खाली जैसे सादा मेरे को जैसे उसके लिए एक 10 रुपए का, जैसे मान लीजिए स्टैम्प पेपर चाहिए, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, मार्केट वैल्यू MRP? 10 रुपये होगी। अच्छा, और जो टिकट होते हैं, जो रेवेन्यू टिकट होते हैं या न्यायालय टिकट होते हैं 2 रुपए जाते हैं, वो सेम रेट पे ना? हाँ। एक्चुअली सर कल हम लोग लिए थे तो 10 रुपये का 20 रुपया कहीं दे रहे हैं, कहीं 30 रुपये में दे रहे हैं वेंडर, और जैसे 2 रुपए का है टिकट तो वो 4 रुपये में मिल रहा है। कुछ उनके परसेंटेज होते हैं, लेकिन कितना होता है एक्यूरेट इसमें याद नहीं आ रहा है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता। नहीं तो 2% तो जो रविंद्र जायसवाल ने, वो जो राज्य मंत्री हैं, उनका स्टेटमेंट आया था कि 2% सरकार उनको देती है, और यूजर को उतना ही जितना लिखा है, जो रेट है 10 रुपया छपा है तो 10 रुपया ही देना है। हाँ, तो वही तो जी। लेकिन यहाँ पर कुछ मामला है, ये गाजीपुर, सेवराई, जमानिया 3 का हम लोगों ने कवरेज किया है। आपको हम लोग भेज देंगे, वो आप एक बार देख लीजिएगा। भेज ही दिखाते हैं। थैंक यू सर। क्या यहाँ के विधायक को मालूम नहीं है, यहाँ के सांसद को मालूम नहीं है, किसको नहीं मालूम है? हमारे यहाँ से मंत्री भी रहे हैं, कई मंत्री हमारे, तो चूंकि नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन कई मंत्री भी हमारे गाजीपुर जिले से रहे हैं। क्या उन्हें नहीं पता है कि 10 का स्टैम्प 20 में बिक रहा है? तो ये चीजें देखिए, ये बातें हैं कि उसको कहने वाली बातें नहीं है, इसको समझने वाली बातें हैं कि इसको समझा जाए कि आखिर 200%, 300%, 400% पे क्यों बेचा जा रहा है। तो हम जिस न्यायालय में जा रहे हैं, जिस देवालय में जा रहे हैं न्याय पाने के लिए, प्रथम सीढ़ी पर हम शपथ भी अपना वो करते हैं, तो उसमें पहला ही चरण पे हम 200% का ठगे जा रहे हैं। तो फिर आगे क्या होगा? कभी तो पहले सीढ़ी पर देख आपके सामने है वो चीज मैं नहीं मानता, जैसे आप कह रहे हैं मैं नहीं मानता बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से आपने वीडियोस दिखाया, वो चीजें भी चली भी स्क्रीन पे पूरे तरीके से, सभी ने वो चीज देखा, तब हमें यकीन हुआ कि नहीं चीज हुई है। देखिए एक मतलब पूर्वांचल में एक कहावत कही जाती है, मतलब ठेठ भाषा में, कि जेकर देवता ऐसा होकर दैतर कैसन। अब ये बहुत अच्छा रूप है कि हमें 10 रुपए की चीज 20 रुपए मिल रही है, उस पर लिखा हुआ है, प्रिंटेड है 10 रुपए। कंज्यूमर एक्ट भी यही कहता है कि जितना MRP हो उससे अधिक लेना दंडनीय अपराध है। अब आप बताइए कि पहले से हम किसी को दंड दिलाने के लिए हम पहले स्टेप पर ही गलती कर रहे हैं। यदि सपोज करिए हम कंज्यूमर फोरम में गए, हम सबको शपथ देना है कि ये चीज हमने, तो कोई भी चीज रख लीजिए, कोल्ड ड्रिंक की रख लीजिए, 100 रुपए 99 रुपए की बोतल है, दुकानदार मेरे को 110 रुपया का दे रहा है, तो उसके खिलाफ हमको जा करके ये कहना है कि भाई ये हमको महंगा दिया है, तो उसके लिए हमें शपथ देना पड़ेगा कि ये जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य है। तो मैं 10 रुपए की चीज तो मैं खुद पहले 20 रुपया में खरीद रहा हूँ, 30 रुपया में, मैं उसके खिलाफ क्या बोलूंगा? यही तो बात है। क्या मतलब आप खुद सोचिए कि आखिर राजस्व को क्यों कमाऊ पुत्र कहा जाता है? कहीं ना कहीं यही कारण है। अब ये बताइए कि उसको यही नहीं मालूम है, राजस्व विभाग में हम बैठे हुए हैं, कि हमारा CRO कौन है, उसके नाम पर मैंने लिया है, अपने नाम पर लेता तो पता नहीं कितने में देता, भगवान जाने। वही मैं वही जानकार, जब वीडियोस देखा आपका, आपने मुझे दिखाया, स्क्रीन में चली कि आपने सारा स्टाम्प वहां के बताइए अधिकारी के नाम पर खरीदा है। अब उनको जानकारी तक नहीं है कि भाई हमारा अधिकारी कौन है, हमारा CRO कौन है, अब खड़ा कर बना कर देते रहे, पैसा भी दिख ले ली। अब रविंद्र जायसवाल जो राज्य मंत्री है, वो बयान दे रहे हैं कि 10 रुपया की चीज 10 रुपया में मिलेगी। क्यों? जो भी उसका कमीशन, वेंडर का कमीशन होगी वो सरकार वहन करेगी। आखिर कहां गई सरकार? ये लाइसेंस प्रक्रिया है, ये भी नहीं है कि आम आदमी स्टैम्प बेच सकता है, इसका प्रॉपरली लाइसेंस प्रक्रिया होती है। आप सुन लीजिए, ये लाइसेंस जो लाइसेंस दे रहा है, जो लाइसेंस स्टैम्प विक्रेता है, उसकी जुबानी की कैसे उसको लाइसेंस मिला है। लाइसेंस रिन्यूअल भइल है 3-3 रुपया लेना, पैसों लेता हूँ सर लाइसेंस रिन्यू का। अगर आपने आदमी रहित कराई तब नहीं। अरे हमनी का अपना बजाइल भाई काम है, 3000 तुरंत दिन नहीं दला हूं तो नहीं भइल लाइसेंस होना पहला, आज जेकर भइल ओकर 24 घंटा के अंदर देगा। जे पैसा दे दी तो हां 3000 रुपया कहाँ ले कमाई? कमा के मत कमा,
अब तू कमा के मत कमा। कह दिया बैठला कर ले पैसा 100 गो स्टैम्प फरोशन के 3 लाख रुपए ले लस तुरंत के। 3 लाख रुपया के एटीएम 3 लाख रुपया ले लेता 3 लाख रुपया चाचा कुछ कहा ला। अरे अब कोई चिया तनी हो जाए तो उसमें तो ये साफ तरीके से कह रहे हैं कि हमने लाइसेंस पूरे 3,000 रुपए में खरीदा है। तो सोचिए दे करके तो सोचिए कि जब राजस्व पे उस आदमी पर हम क्या भरोसा कर सकते हैं, वहां पे हम न्याय का क्या बताइए कि हम न्याय का क्या वहां पे वो भीख मांगेंगे। हालांकि उसमें कुछ लोगों ने फिर किया भी लिया आपसे कि पहला बार आई लोगों का जाना था कि हाँ सही बात है कि हमने उस अधिकारी ले रहा ऐसे बात तो लोग भाई हमको ये डाउट हुआ कि 10 रुपए का स्टैम्प 30 रुपया में आपसे नहीं ठगा जा मैं क्योंकि पहली बार स्टैम्प खरीदा था तो मैंने कहा कि भैया पूछ लें भैया कि 10 रुपया का 30 रुपया क्यों दे रहे हैं। जो लोग बैठे थे वहां तो लोग करेंगे नहीं भैया कुछ लॉमैन भी थे वहां पे, कुछ वकील भी थे। आपको वकील भी साहब हमने गाजीपुर में लिया था, डीएम साहिबा के कार्यालय के ठीक सामने लिया था। 10 रुपया में 20 रुपया तो वकील साहब ले रहे थे। होंगे भैया आप कितने में लिए, हमको ठग तो नहीं रहे ये। तो भैया हम 20 रुपया में ले लिए। तो वकील भी मतलब उसको मतलब ऐसा नहीं भैया ये बताइए कि आप उसके पास कैसे जा सकते हैं न्याय के लिए जो खुद अपने आप में भ्रष्ट है। वहां आप न्याय की गुहार लगा सकते हैं। न्याय के मंदिर यदि हम दारू पीते हैं और आप अपने बच्चों का इलाज कराने के लिए मेरे पास आते हैं कि हमारे इस बच्चे का दारू छुड़ा दीजिए, तो संभव है कि मैं छुड़ा पाऊंगा? नहीं संभव, बिल्कुल ही नहीं। तो वो खुद सिस्टम भ्रष्ट है तो वो क्या बात करेगा? बताइए कि आप वीडियो में देख लीजिए कि 10 रुपए का स्टैंप मैंने खुद कहीं 20 रुपया में खरीदा है, कहीं 30 रुपया में खरीदा है। आप ये भी देख लीजिए मैनुअल वाला जब 31 मार्च को फुल्ली यूपी गवर्नमेंट द्वारा फुल्ली छपाई बंद कर दी गई है। जो रखा गया वो बेचा जा रहा है। जो रखा तो 50 रुपया का उसने मेरे को 70 रुपया में दिया, 40% उस पर केवल प्रॉफिट लिया है, 40% एक्स्ट्रा दिया है। और लोगों ने तो 100%, 200% तो दिया है। जी मैं जो जैसा बकरा फंस गया वैसा फंसा लो। नहीं फंसा लो नहीं, वो तो कह रहा है कि 10 रुपया का 20 रुपया पूरे गाजीपुर जिले में का आप ढूंढ लीजिए। सब क्या मतलब साफ तरीके से किसी के हाथ चले जाइए। तो क्या ये बात आप क्या समझ रहे हैं कि रविंद्र जायसवाल रोज राज्य मंत्री हैं, उनको नहीं पता है? स्टैंप ड्यूटी वही देख रहे हैं ना, क्या उनको नहीं पता है? या हमारे माननीय जो वित्त के एडीएम साहब हैं दिनेश कुमार जी, क्या उनको नहीं पता है कि महामहिम जो हमारी बैठी हुई हैं आरेका खौरी जी, उनको नहीं पता है? हैं? ये लोग केवल फीता काटने के लिए अभी 3 दिसंबर को था वो अधिवक्ता दिवस, उस पर ये लंबी लंबी भाषणें दे सकती हैं, लेकिन कार्यान्वयन के मतलब उसको क्रियान्वित करने में इनका 0% योगदान है, उसको और पीछे खींचती हैं। यही तो कारण है जनता दलालों पर ज्यादा भरोसा करती है बजाय अधिकारियों के, क्योंकि जानते हैं कि दलाल सदका वो खा जाएंगे, तभी तो ऑब्वियसली सी बात, खा भी जाएंगे, करेंगे भी नहीं, दलाल तो कम से कम करके करा तो देगा। इनको हम 5 रुपए देंगे वो काम करवा देगा, हम उनको 10 रुपए देंगे फिर काम नहीं होगा। कहीं ना कहीं जनता कल को उनका ट्रांसफर हो जाएगा। दलाल तो भाई आसपास रहेगा ना, क्योंकि उन्हीं का लोकल ही रहेगा, लोकल रहेगा तब भी जो भी है। लेकिन एक बार उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, लेकिन इन अधिकारियों पर ये अच्छा ये आप बताइए कि डीएम ऑफिस के ठीक सामने स्टाम्प वेंडर बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं? वहां पे जज का ऑफिस है, जज भी जानता है, सबको पता है, लेकिन आखिर कोई को बोल क्यों नहीं रहा है? चुप्पी का कारण क्या है? अब मैं पूछता हूं, आप बताइए चुप्पी का कारण क्या है? कहीं को डर है। क्या डर है? डर इस बात का कि अगर हम बोल देंगे नहीं, अगर मैं अपने हिसाब से देखूं तो अगर मुझे ऐसा किया जाए, मैं अगर बोल देता हूं इस चीज को लेकर के, तो फंसाने वाली बात है कि इनको ही फंसाओ। फंसाओ क्यों यार? क्यों नहीं क्यों? अरे भाई उसको मिल देखिए, यदि सुनिए 200% यदि प्रॉफिट वो कमा रहा है, 10 रुपया की चीज 30 रुपया में बेच रहा है, तो कुछ ना कुछ हिस्सा उसको भी दे रहा है। बड़े अधिकारियों को ना, जो ऊपर बैठे तो वही तो आवाज उठाएंगे, वही तो कार्रवाई करेंगे। क्या आम जनता वेंडर के ऊपर कार्रवाई तो नहीं कर सकती है? लाइसेंस किसने निर्गत किया है? एडीएम राजस्व निर्गत किया है, जो इस समय फिलहाल दिनेश कुमार जी हैं। या तो दिनेश कुमार जी ने अपने कानों में पट्टी, चाहे आंख को पट्टी बांध रखी है, उनको पता ही नहीं है कि इस दुनिया में क्या चल रहा है। ऐसे तो अधिकारियों को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। तो सिस्टम चल रहा है, इस्तीफा क्यों देंगे? क्यों? सिस्टम चल रहा है। गाजीपुर में तमाम मंत्री हैं, क्या उनको नहीं पता है? उनको भी तो पता होना चाहिए, पता होगा, वो भी स्टैम्प खरीदते होंगे। हो सकता है उनको उतने पैसे दे। वो खुद कह रहा है, हमने आप वीडियो में देख लीजिए कि भैया ये हमारे के देता है कि सबके। जनता तो बोली जनता कि नहीं सबको देंगे, हमको भी देना, इसी देना जितना मैं आपके देता हूं। अभी एक आपको डीएम का भी वो था, कहाँ का डीएम था? आई थिंक मेरठ या वहां का डीएम, बागपत का डीएम था, यदि मैं भूल नहीं रहा हूं तो। उसके पास इतनी शिकायत गई कि आबकारी की शराब की दुकान पर 10 रुपया एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। उसने तुरंत, जबकि वो शराब नहीं पीता था, उसके बावजूद वो गया और लाइन में लगा लेने के लिए, पता लगाने के लिए। हाँ, क्या सच बात है कि हाँ, वो गया और खरीदा, 10 रुपया एक्स्ट्रा लिया, तब तक उसमें से कोई पहचान गया कि ये डीएम साहब है, लेकिन तब तक उतने में अरेस्ट कर लिया।
वो तो शराब की दुकान चूंकि ये तो हर एक डीएम ऑफिस के सामने होगी, इसकी दुकान तो शराब से भी बदतर है। ये तो सामने बगल में, सामने ठीक सामने। वही कह रहे हैं ना कि ये इतने करप्ट हैं राजस्व के अधिकारी कि उससे तो करप्ट क्या बताएं, जिसका आप एग्जाम्पल कह भी नहीं सकते, वो उससे अच्छी है। आप जिस भाषा में आपने जिक्र किया है वो उससे कहने के सही है इस मामले में। उनसे अच्छी हैं, उनके पास ईमान है, लेकिन इनके पास कोई ईमान नहीं है, कोई इनका धर्म नहीं है, ना कोई जाति है, और नहीं मोह माया वाली बात है कि अगर किसी, अरे भाई ये बताइए कि स्टैंप तो कोर्ट में आप पहले दिन ही जाएंगे तो स्टैंप की तो जरूर, आप कोई भी वादी होंगे या प्रतिवादी होंगे, आपको शपथ देना ही देना है। आप रजिस्ट्री जमीन खरीदने जा रहे हैं, मान लीजिए किसान है, जमीन खरीदने जा रहा है, क्या कर रहा है, जबकि ऑलरेडी जो मेरी नॉलेज है कि 2% देती है सरकार। हो सकता है कि बढ़िया, क्योंकि अभी जो नया लेटेस्ट इनका आया है कि रविंद्र जायसवाल राज्य मंत्री है स्वतंत्र प्रभार से, तो उन यही कि नहीं, जनता को जितने का स्टैंप है उतने में ही मिलेगा, इसलिए ई स्टैंप इंट्रोड्यूस किया गया है और उसको फुल्ली बंद किया जाता है। लॉजिक यही दिया गया है, फुल्ली बंद करने का लॉजिक ये दिया कि चलो भ्रष्टाचार कम, हाँ कम से कम जिस स्तर से हो रहा था। तो ये बताइए, फिर इसको इतना स्तर पर हो रहा है तो इसको रोका क्यों? अगर मैं साधारण भाषा से पूछना चाहूँ, मैं तो आपको वही बात की, एक राजस्व एक कमाऊ पूत है और ईमानदार कमाऊ पूत है, मतलब कमाऊ पूत भी ईमानदार भी है, तभी तो 200% बेच रहा है। चोर यदि होता तो इन अधिकारियों का, भ्रष्ट अधिकारियों का निगाह इस पर नहीं पड़ता। दिनेश कुमार क्या सो रहे हैं? एडीएम राजस्व जो हैं क्या सो रहे हैं? लाइसेंस बांटने में आपको पता है, एक वेंडर से मैंने बात किया, 20-20 हजार रुपया, 30-30 हजार रुपया लेकर लाइसेंस देते हैं लोग, 50-50 हजार रुपया लाइसेंस का निर्गत करने का लगता है। हालांकि वो लगना नहीं। अरे भाई उसका तो प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत है, उसमें क्या पैसा तो घूस थोड़ा, घूस की कोई प्रक्रिया है क्या? कोई कानून में लिखा है घूस देना है? बिल्कुल ही नहीं है। यदि आपको डीएम कुछ नहीं, डीएम साहिबा के आवास पर मिलना हो, जाकर देख लीजिए, लाइन लगी रहेगी, मिलने नहीं दिया जाएगा आपको। उसके लिए भी अगर मिलना हो तो भाई उसका भी है शॉर्टकट रास्ता, कुछ दीजिए लीजिए मतलब है कि आप अगर अब हमसे देखिए आप साहिबा से अगर मिलना है तो देखिए जनता दर्शन में आप देख ही रहे हैं कि जाते हैं, होमगार्ड 2 बैठे हुए हैं, सबका पत्रक इकट्ठा कर लिए, जाइए हम दे देंगे, वीडियो भी आपके पास होगा, है ना? तो ये जनता के लिए नहीं, खुद के लिए बैठे हुए हैं अपने सुख सुविधाओं के लिए। ऑब्वियसली सी बात है। ये बताइए कि जब उनके नाक के सामने 10 रुपए की चीज 30 रुपए में, 20 रुपए में खुलेआम ईमानदारी के टिकट ले लीजिए, न्यायालय टिकट ले लीजिए, 2 रुपए का टिकट 4 रुपए में बिक रहा है, देख लीजिए आपको वीडियो में। न्यायालय वाला कितने का है? 2 रुपये वाला कितने का है? 2 रुपया का 4 रुपया न्यायालय वाला। हाँ वो चीजें भी देखी गई, दुगुना 200% प्रॉफिट का परसेंट। देखिए बिजनेस में परसेंटेज होता है, हाँ, वो तो है, परसेंट होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप दुकान करेंगे तो 2%, कोई 4%, कोई 5% पर बिजनेस करता है, ठीक है। ये नहीं है कि इतने का उतना का बिजनेस। तो यदि 10 रुपए की चीज पर सरकार का क्या है अभी एग्जैक्टली, मेरे को अभी इस समय नया क्या आया है, 2% तो पहले था, एग्जैक्टली इस समय क्या आया है अब देखिए, कह रहा है कि टिकट लाने के लिए हमको ब्लैक में कहा बलिया से जाकर टिकट लाता है, कह रहा है ना वेंडर, जाके बलिया ने लिया कि बड़ी फर्जी बेचे तंत्र ट्रेजरी से देत नहीं करता ना, क्या कहता ट्रेजरी में है ये नहीं खे, कहता है ये नहीं खे, उस वीडियो में उन्होंने कहा है। तो ये बताइए कि जब वेंडर कह रहा है तो इसका मतलब कि उपलब्धता नहीं है, मतलब इसको शॉर्टेज किया जा रहा है। ये बताइए कि नोट 10 रुपए का नोट को हम कहें कि 30 रुपए में दोगे, बेनजोला में क्या हुआ था? 10 रुपए के नोट को 30 रुपए में। अब वही देखिए, अब एक तरह से देखिए कर है, स्टैंप एक कर है, कर हम अदा कर रहे हैं, तो कर मतलब नोट ही हुआ, ठीक है। तो नोट को 10 रुपए की चीज को हम, जिसकी वैल्यू 10 रुपया है, उसको 30 रुपया में हम खरीद रहे हैं, तो ये कहाँ की वो है? स्टैंप का एक छोटा सा मात्रा में स्टैंप देखे जो हर एक पहलू पर उसका काम आने वाला है, हर एक सीढ़ी पे, हर एक चीज पे काम आने वाला है। इसीलिए कह रहे हैं ना कि ये जनता को, किसानों को बेचारा बनाना चाहते हैं, कैसे भी बन जाए ये बेचारा। उनके किसानों को दया नहीं चाहिए, किसान दया के भूखे नहीं है, ये बेचारा नहीं है, किसान की वजह से ही तुम हो। एक बताइए कि एक मेरे ही मित्र हैं, अभी टमाटर की खेती किए हुए हैं, मैं उनके खेत पर गया, देख रहा था, तो टमाटर उसी में खेत में जुतवा रहे थे, हमें कहा भैया इतना बढ़िया टमाटर बा, कहे भैया 80 पैसा किलो टमाटर यहाँ से बिक रहा है, सड़ भी रहा है, तमाम खेतों में दिखाई जाए 80 पैसा, हमको तोड़वाइए वाला निकाल दीजिए। और सोचिए कि वो लाश का धंधा कर रहा है और जाकर के 300% के प्रॉफिट पे उनको दे रहा है। तो सरकार का ध्यान, चाहे हमारे अधिकारियों का ध्यान किसान पे नहीं है, किसान के उत्थान की तरफ नहीं है, उसके दोहन की तरफ है। कैसे चूस रहे, कैसे नीचे गिरा देंगे, कैसे उसको सिस्टम में कैसे उलझा दिया। इस टाइम का मैं बहुत बड़ा आपको अभी लेटेस्ट की घटना बता रहा हूं। अब चूंकि मेरे मित्र हैं, बचपन के मित्र हैं, नाम तो नहीं लेना चाहूंगा चूंकि ऑन कैमरा,
लेकिन उनके बेटे, उनका खुद का नाम, मतलब यदि मेरे हैं तो मेरे ही एज ग्रुप के होंगे, उनका नाम कुटुंब रजिस्टर में नहीं है, उनके बेटे का नाम कुटुंब रजिस्टर में नहीं है, जबकि उनके पिताजी जिंदा हैं। तो अभी बैठ करके बात की थी, हमारे से हो रही थी, तो मैंने कहा कि ऐसा है कि हम इसके लिए बात करते हैं, चलते हैं उनसे, जिसे सचिव है, तो यहाँ के रेवतीपुर के सचिव हैं दीपक यादव, ठीक है। तो दीपक यादव के पास हम लोग गए, हमने कहा कि सचिव साहब इनका वो करना है, क्या नाम है, नाम चढ़ाना, जबकि इनके क्यारे में है, इनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनका काम है कि किसके घर में कौन जन्म ले रहा है उसका कुटुंब रजिस्टर में नाम चढ़ाना, को किसकी मृत्यु हुई कुटुंब रजिस्टर में नाम काटना। तो इतना, तो उसके लिए कुछ या तो अप्लीकेंट खुद एक लिखित एक सादे कागज पर दे सकता है कि मेरा नाम ये है, मैं इनका बेटा हूं, और सचिव को जा करके या तो उनके घर जा करके ये वेरीफाई कर लें कि ये सत्य है, 2-3 लोगों से मोहल्ले में पूछ करके, ग्राम प्रधान से पूछ करके इस चीज को कुटुंब की जिम्मेदारी है, कौन मर गया है उसका नाम काटना, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या वो बता रहे थे कि आप ऐसा जाइए कि 20 रुपए के स्टैंप पर, 20 रुपए का स्टैंप 40 रुपए में खरीदिए, ठीक है, 40 रुपए में खरीदिए, उसका नोटरी कराइए, इसके बाद उस पर एप्लीकेशन लिखिए, इसके बाद हमको दीजिए, हम उसकी जांच करेंगे, तब हम आपका वो चढ़ाएंगे। ऐसा कहीं प्राविधान है ही नहीं। यदि कहीं प्राविधान हो तो मैं ऑन कैमरा ये बात कह रहा हूं कि दीपक जी ये चीज दिखा दें तो जो न तो, लेकिन वो परेशान करने की बात है, सिंपल बात है, हाँ परेशान हो। अब वो बंदा जाएगा वहां पे और वो उठा नहीं पाएगा, क्योंकि वो जाएगा यहां से, सोचिए कि सेवराई जाने का, भाई स्टैंप रेवतीपुर तो मिलेगा नहीं, सेवराई या गाजीपुर जाना पड़ेगा, या फिर जमानिया कहीं भी जाना पड़ेगा, वहां से वो स्टैंप लेकर आएगा, नोटरी कराएगा, उसमें सब कराते 200 रुपया करीबन लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद उनको आवेदन देगा, अब इनको भी दक्षिणा चाहिए सचिव साहब को, इनको भी चढ़ावा चाहिए। अब क्यों, ये जो चीज सादे कागज पे होना है वो चीज क्यों, खुद मेरे साथ हुआ है, इनको मैंने चढ़ावा, मैं चूंकि भाई बर्थ है ये चीजें हम लोग के, कि हमने, मेरी माताजी गुजरी हुई थी और मुझे क्या पता था, तो अपना मरी, तो उनका डेथ सर्टिफिकेट उसी दौरान मैं बनवा लिया 2020 में। इसके बाद क्या हुआ कि तो मृतक में तो मृतक का नाम मेरे पिता, जो कि पिताजी हमारे जिंदा है, तो पिताजी को मृतक दिखा दिए कुटुंब रजिस्टर में, और माताजी को जिंदा दिखा दिए, मतलब सीधा उल्टा कर दिया गया, उल्टा कर दिया गया। आप अभी देखिए, पहले थेथरपन की हद देखिए, सचिव के थेथरपन की हद देखिए, कि जब मैंने उसको बताया, कहा कि मतलब ये टाइपो एरर हो सकता है, टाइपो एरर हो सकता है, इतना बड़ा ये बताओ, तुम एक नाम चढ़ाने के लिए, तुम चाहे मृतक का वो करने के लिए डेथ सर्टिफिकेट मांगते हो, कुटुंब रजिस्टर में नाम काटने के लिए डेथ सर्टिफिकेट मांगते हो ना, डेथ सर्टिफिकेट दीजिए, हमको काटना है तभी कटेगा, उसके बाद भी एक नोटरी दीजिए। अब चढ़ाने के लिए भी नोटरी मांग रहे हो, जो कि नोटरी का कहीं भी किताब में प्रावधान नहीं है, कहीं भी आप उठा के दिखा दीजिए, डेथ सर्टिफिकेट दीजिए फिर कट जाएगा। हाँ, लेकिन ऐसे भ्रष्ट अधिकारी यदि इस सिस्टम में काम कर रहे हैं, ये अभी सीधे हैं, अब सोचिए कि भ्रष्ट होगा तो कैसा होगा, बताइए। उसी लड़के का, वही मेरा मित्र है, अपने लड़के का, क्योंकि पहले ऐसा डेट मतलब बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनता था, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, जबकि ये काम सचिव का है, तो कि उसको वो करके ये सारी चीजें कराना, प्रोसेसिंग है, लेकिन उसमें उसने 5000 रुपया खर्च किया, कम से कम 20 दिन दौड़ा है, जबकि उसका सिटीजन चार्ट में 7 दिन के अंदर तय होना है, मतलब कि 7 दिन का तो होना है, लेकिन उतने दिन दौड़ा भी, पैसा भी लगा, हाँ 5000 रुपया लगा, जबकि लगना कुछ नहीं है उसमें, लगना यही है कि उसका एक शपथ पत्र देना पड़ेगा कि इतने तारीख को पैदा हुआ है, ये सब चीजें हैं, इसको, ये ऑटोमेटेड प्रोसेस है, बस उतना ही। हाँ, ये एडीओ के पास आएगा, पंचायत एडीओ के पास, फिर वहां से आएगा इनके पास, ये करके आख्या लगा कर भेज देंगे, हो जाएगा। उसके पिता का एक वो चाहिए सर्टिफिकेट, मतलब नोटरी पे, लेकिन उसको 20 दिन उतने में उसका काम निकल गया, काम 10 दिन के अंदर है, तो आपको देना ही पड़ेगा घूस ना, उनको पड़ेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि उनको पता है कि इनको करवाना जल्दी है। आप पता भी कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, नेट पे भी है, चाहे किताब में भी है, पंचायती वाले में, कि ये इनकी पंचायत सचिव की ये पहला कार्य है कुटुंब रजिस्टर मेंटेन करना। अच्छा, खुद जिम्मेदारी है कि जाके घर पे यदि कोई बर्थ हुआ है तो उसको चढ़ाएं, और कोई मृत्यु हुई हो तो उसको काटें। सर आप घर जाने की बात कर रहे हैं, ऑफिस में नहीं मिलते हैं लोग, तो आप घर जाने की बात कहाँ कर, वो घर कहाँ पहुंचेंगे? वही है ना कि ट्रैकिंग किसका होगा, आम जनता जो शिकायत करेगी, पत्रकार का होगा, आम जनता का अगर शिकायत किया तो आपका लोकेशन उठवा लेंगे। अरे लोकेशन उठवाना है तो सचिव का उठवाइए, लेखपाल का उठाइए, बेसिक अधिकारी आपके क्षेत्र में है, कहाँ पे हैं, उनका क्यों नहीं आप ट्रैकिंग कर लगवा रहे हैं? उनका ट्रैकिंग सिस्टम होना चाहिए, एवं ऑन स्क्रीन चलना चाहिए उसके ऑफिस में, कि कौन सा, जिसे मान लीजिए कि तहसीलदार है, चाहे नायब तहसीलदार है, नायब तहसीलदार के ऑफिस में जैसे गाड़ियों का ट्रैकिंग होता है, उसका जीपीआरएस ट्रैक होना चाहिए कि कहाँ पे मूवमेंट है इसका, ये लेखपाल कहाँ पे है इस समय। टेक्नोलॉजी की जमाना है भाई, कहाँ बात कर रहे हैं, तो उपयोग किया नहीं जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है, ना ये आप गलत कर रहे हैं, नहीं किया जा रहा है, ये फायदे के लिए किया जा रहा है, अपने
अधिकारी अपने फायदे के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं, बखूबी कर रहे हैं। तो ये अपने पद का गलत फायदा उठा रहे हैं, तो ये सीधी सी बात है। सीधी बात है, सीधी बात है और खरी बात है। अभी उस सही बता रहे हैं कि मेरे को इस बात पर इतना मैं दंग रह गया कि उस सचिव को इतना जब नहीं मालूम है तो किस आधार पर उसने ज्वाइन किया कि ये हमारा जैसे हम कहीं भी जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो एक क्यारे होता है, की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया, ठीक है, कि हमको क्या क्या काम मैंडेटरी करना ही करना है, क्या चीज एक्स्ट्रा आएगा वो अलग चीज है। उसको क्यारे के विषय में नहीं पता है, ये उसका बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो नहीं नेसेसरी करना है। मैंने डीपीआई से बात की, उसके बाद डीपीआई साहब ने कहा एकदम है उसका क्यारे, कौन कर रहा है कि उस पे है। हमने कहा ठीक है, वक्त आएगा तो हम बता देंगे कौन कर रहा है ना, कि ये हमें बता दिया जा रहा है, ये कहा नहीं जा रहा है, ये हमें बताया जा रहा है कि आपको सर झुका के ही चलना है और यही एक सिस्टम है, क्योंकि हम अधिकारी हैं। ये नहीं ये उसको ये इस चीज का कोई 1% मलाल नहीं है। आपको आम जनता को, अगर आपको देखा जाए तो ये आम जनता को ये चीज बता दी जा रही है कि मैं अधिकारी हूं, तुम एक आम नागरिक हो और तुमको झुकना ही पड़ेगा। तुमको झुकना पड़ेगा और जैसा मैं चाहूंगा वैसा तुमको करना। नियम कानून तो कहीं नहीं है, नहीं नियम से नहीं चलेंगे, नियम तो है ही नहीं यार। 10 रुपए की चीज, मतलब यदि कंज्यूमर एक्ट के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो एक्ट कहता है कि यदि MRP से अधिक प्राइस यदि कोई दुकानदार, तो वो इलीगल है। अब वो कहाँ मिल रहा है? सेम आपके मेन जहां पर न्याय की गुहार लेने आप जा रहे हैं। क्या आप न्याय गुहार की बात करेंगे? आप न्यायालय के लिए आप जा रहे हैं, खुद ठगे जा रहे हैं, न्याय के लिए जा रहे हैं, ठगी का मामला चल रहा है। अरे सर न्याय तो बाद में मिलेगा ना, मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो बात की बात है। पहले तो हमारा दोहन हो रहा है ना, ठगिए, ठगाइए अपने आप, ठगाइए, फिर उसके बाद आगे बात की जाएगी। तो इसीलिए कह रहे हैं कि लेमैन और लॉमैन का यही कॉन्सेप्ट है कि लेमैन भी चाहे लॉमैन, दोनों कोई अछूता नहीं है, बस इनके हत्थे चढ़ने की बात है। आप चढ़ गए तो आप निचोड़ लेगा अच्छे तरीके से। अब आपके शरीर में सोचिए, मैंने उसको पैसा नहीं दिया, अब करा टाइपो एरर है, जबकि उसको मैंने दिसंबर में व्हाट्सएप पर भेज दिया था सर्टिफिकेट पूरा बेकार। ये देखिए भाई, ये जबकि मदर का डेथ सर्टिफिकेट भी भेज दिया कि वो 30 मतलब इतनी तारीख को मरी है। उसके बाद मैंने एक लड़के को भेजा कि भैया हम कुटुंब रजिस्टर की नकल चाहिए, मैं मेरा आधार कार्ड कर लेकर गया और निकलवा कर लाया, जमा करना था मेरे को, कहीं देना था, तो उसमें तो कहा कि पिताजी नहीं है, इसमें हम क्या करें, अल्हम्दुलिल्लाह। तब जब मैं इसके बाद मेरे को मजबूर होकर मेरे को जाना पड़ा पंचायत भवन पे। कैसे मामला तुम लोग करते हो भाई? सामने करा कि पिताजी आपके नहीं है। अरे भाई तो अब क्या, यही तो बात है, सब पैसा का खेल है। तो अच्छा ये बताइए, तो हमें लग रहा है कहीं ना कहीं ये चीजें इसलिए उलझाई गई क्या आप उलझ जाइए, अगर चढ़ावा चढ़ाइए तो फिर उसके बाद आप वही करेंगे। वही तो बात मैंने मामला यही फंस गया था शुरू में ही, आपसे ये बात मैंने कह दिया बोला कि आपको सुलझी रहेंगी, फिर उनको उलझा दिया। उलझा देखिए, कॉम्प्लिकेशन इसीलिए बनाया जाता है, जितना कॉम्प्लिकेटेड कोई केस बना देंगे उसमें उतना दोहन किया जा सकता है। अब वो मेरा दोस्त जो है, अब उसको नाम चढ़वाना, तो क्योंकि देखिए बेसिक इकाई है, कहीं भी जाएंगे, कहीं भी नामांतरण कराना, कुछ भी होगा, कुटुंब रजिस्टर की नकल मांगी जाएगी, समझिए ना, कुटुंब रजिस्टर की नकल मांगी जाएगी। आप कुटुंब रजिस्टर में ही आपको फेल कर दिया, फिर अब दौड़िए, अब दौड़ते रहिए। जबकि जब उसको ये पता लग गया कि इनका नाम कुटुंब रजिस्टर में, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसके घर पे जाए, पता करे कि ये आदमी है या नहीं, और उससे अपने सामने एप्लीकेशन सिग्नेचर करा करके एप्लीकेशन पे, और उसको ला करके उसका कुटुंब रजिस्टर, चाहे अगल बगल में जो भी पूछताछ करना है, चाहे माननीय ग्राम प्रधान जी से पूछताछ करनी हो कि भाई इनको जानते हैं, चाहे हर वार्ड के मेंबर होते हैं, मेंबर से पूछ ले, BDC होते हैं उनसे पूछ सकता है, क्योंकि वो चूंकि बड़ा गांव है, वार्ड ज्यादा है, संख्या शायद 12 से ऊपर ही है, तो हर वार्ड के इसीलिए मेंबर बनाए गए हैं। मेंबर का सीधा कनेक्शन सचिव से होता है। तो अपनी जिम्मेदारियों को कैसे दूसरे पे फेंकना है कि हम साफ बचे रहे, बस हम बच जाए भाई और सब कुछ सही, सब परेशान रहे, कोई बात नहीं। जहां पर स्टैंप की जरूरत नहीं, स्टैंप ड्यूटी कहां पे लिखा हुआ है कि आप उसके लिए स्टैंप ड्यूटी देनी है? आप कहां लिखा है, वो बता दे दीपक यादव। हर एक मामले में स्टैंप आपको देना है भाई। अब ये बताइए कि वैसे तो आप कह दे कि एप्लीकेशन भी DM को कोई देना है तो स्टैंप पे ही देना है, तो वो तो जबरदस्ती वाली बात हो गई ना। अरे ऐसे यार देखिए, ऐसा है संतोष जी कि देश संविधान पे चलता है, इनके जैसे लोग कितने आएंगे कितने जाएंगे, लेकिन संविधान वही हमारा रहेगा। तो संविधान से छेड़छाड़, हाँ ये जरूर कर सकते हैं कि ये बरगला सकते हैं, लोगों को मिसगाइड कर सकते हैं, हाँ उनको दौड़ा सकते हैं, उनका यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं जी। बस ये मुझे क्या है, मैंने उनको चढ़ावा नहीं चढ़ाया, 2-3 महीने से मेरा वो चीज पेंडिंग में था, वो मेरे सामने अब चेंज करके, वो तो वहां एक लड़का था जो बहुत अच्छा लड़का है, जो इस समय ग्राम प्रधान के साथ एक मिला है ना, नहीं एक नियुक्ति भी हुई है, कोई क्या नाम बोलते हैं उसको, पंचायत सहायक। हाँ पंचायत सहायक ने बेचारा तुरंत बना करके, हाँ
लेकिन जो 40,000 80,000 रुपया तनख्वाह लेने वाले, ये तो पंचायत सहायक की सैलरी कितनी है, तो इराक पर 8-10 के लमसम हाँ, होती होगी approximately। लेकिन 60,000 सैलरी वाला उसको अकल नहीं भी आ रही है कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। कितनी बड़ी गलती है, जनता के साथ क्या मैं कर रहा हूं, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं वो ध्यान में दे रहा है, उसका ध्यान कहीं और है, गांधी जी पे ध्यान। गांधी जी पे ध्यान। अब गांधी जी को कह सकते हैं, भ्रष्टाचार पे कह सकते हैं, कुछ भी, गांधी जी को तो हम नहीं कहेंगे। गांधी जी का मतलब कि नोट की मैं सीधी सी बात है, नहीं, राजस्व की बात इतनी मजेदार बातें चर्चा हुई थी जिसमें सीधी सी बातें निकल के सामने आ रही, तो सिर्फ वही एक नोटिस सामने निकल के आ रहा है कि आप नोट दीजिए सारे काम हो जाएंगे। तो राजस्व में एक नाम आता है अमीन का, जी, जो कि एक कहा जाए तो जो लगान की वसूली होती है, हालांकि अब तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग सिस्टम बना दिया कि आप अपना अलग करेंगे, लेकिन राजस्व में अमीन करते हैं। लेकिन क्या ये भी भ्रष्ट है? देखिए जैसे मैंने बात सबकी होगी तो नहीं, मैंने देखिए संतोष जी, मैंने पहले ही आपको कह दिया था कि राजस्व में कोई भी विभाग ऐसा नहीं है, कोई भी पद ऐसा नहीं हो कि जो भ्रष्टाचार का शिकार न हो, वहां भ्रष्टाचार न हो, जो भ्रष्टाचार की। हाँ, लेकिन अब चूंकि अपने अधिकार क्षेत्र में ही लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ठीक है, अपने क्षेत्र में ही कर पाएंगे और दूसरे क्षेत्र में नहीं कर पाएंगे। तो अब जैसे अमीन है, अमीन के पास अब केवल एक ही कार्य रह गया है, जो हाँ, लगान वसूली, वही राजस्व में जो है लगान जो खेत का जो दूसरे में काम कराने, फिर किस में काम नहीं, पहले था कि जैसे बिजली विभाग की वसूली, बैंक की वसूली, चाहे जैसे कोर्ट की जो फैसले आते थे उनकी वसूली, सब अमीनों के जिम्मा था। लेकिन अब ने सरकार ने उसका नियम चेंज किया और अमीनों को केवल कहा कि हर डिपार्टमेंट, जैसे बैंक अपना करे, बिजली विभाग अपना वसूली करे, राजस्व अपना करेगा। तो अमीन अब केवल और केवल, इसलिए अमीनों की संख्या आप देखेंगे दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, नई अमीनों की भर्ती बहुत कम हो रही है। तो अमीन क्या है, देखिए कि जैसे उनको वो है, तो जैसे आय लगान के लिए आए, तो ये क्या करते हैं कि एक रसीद काट के दे दी है। कैसा रसीद? भाई आपका जैसे खेत होगा आपके पास, जितना भी खेत, मान लीजिए 20 बीघा आपके पास खेत है, 20 बीघे का लगान जितना भी कैलकुलेट करके उन्होंने अपना रसीद काट दिया कि ये दीजिए आपका रसीद, आपका लगान जमा हो गया। अच्छा, लेकिन ये वास्तविकता है ही नहीं। क्या वो रसीद सरकारी रहती है? फिर नहीं, रसीद तो सरकारी है, सरकारी रहती है। अच्छा, लेकिन वो एक पन्ने पर लिख करके देते हैं। भाई रसीद की दो पार्ट होते हैं, एक रिसीविंग होती है, तो आप वाले पर लिख देंगे कि जितना भी पैसा उन्होंने आपने दिया उतना लिख देंगे, इनका सादा रहेगा, और एक तरफ करेंगे हम भर लेंगे अपने आप, ठीक है। उससे क्या मतलब, जो हमको मिल गया वो काम हम सोचिए कि मेरा रसीद मिल गया ना, तो प्रूफ के तौर पर रख लेंगे। लेकिन उसमें जैसे जमाबंदी रजिस्टर होता है, अच्छा, जमाबंदी रजिस्टर को उसको चढ़ाएंगे ही नहीं। मेरे साथ ऐसी घटना हो चुकी है। 2 साल पहले मैं आया तो अमीन साहब आए, कहे कि ऐसा है कि आपका लगान नहीं है भरा हुआ खेत का। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैं भी नया मेरे को बहुत ज्यादा आइडिया था नहीं, तो मैंने कहा ठीक है, कितना लगान हमारा हो रहा है, उसको कैलकुलेट करके बता दिया। उन्होंने लगान बता दिया कि इतना पैसा है, मैंने वो लगान भर दिया, उन्होंने रसीद ले लिया, ठीक है, आपको भी रसीद मिली? रसीद मिल गई, ठीक, और रसीद मिल गई तो मिल गई, ठीक है। तो इसके बाद 5-6 दिन बाद एक अलग अमीन साहब आए, तो दूसरे बार, हाँ, दूसरे आए, कहा भैया आपका लगान नहीं जमा है। हमने भैया रसीद देखिए, तो उन्हें जमाबंदी रजिस्टर खोली, कहा कि देखिए इसमें एंट्री ही नहीं है। हम कहे वो अमीन साहब कहाँ गए? तो उनका ट्रांसफर हो गया परसों ही, अब मेरे पास चार्ज है, आपका 2 साल का बकाया दिखा रहा है। हमने कहा अरे, तो ये आपका धपला हो गया। तो अभी लेटेस्ट घटना बता 2024 की, 2024 में मैं दिसंबर में मैं आया, तो यहाँ के अमीन हमारे यहाँ के संतोष राय जी हैं, जो जमानिया क्षेत्र में गए। अब अमीन साहब आए, कहे कि आपका, तो हमने कहा ठीक है मैं देता हूँ, अभी जमाबंदी रजिस्टर निकाली है। तो कहे वो तो मैं लाया नहीं हूँ, और रसीद दे देता। आप झेल चुके थे? हाँ, तो चूंकि मैं झेल चुका था, तो हमने कहा कि नहीं, बिना जमाबंदी रजिस्टर के हम लगान नहीं जमा करेंगे। हम तुमको एक पैसा नहीं दूंगा। तो कहा कि ठीक है हम लेकर आएंगे परसों। अच्छा, बोले हाँ, परसों में लेकर, परसों दिसंबर से लेकर के परसों अभी तक नहीं आया। आए नहीं, अभी तक आए ही नहीं, उनका दर्शन ही दुर्लभ हो गया। मतलब कि 5 महीना लमसम हो गया है। हाँ, उनका भी परसों नहीं आया है। नहीं, अब लोग तो फिर आखिर क्यों नहीं आया भाई? उनको क्यों नहीं लेना है क्या उनको? अरे लगान तो लेना तो है, लेकिन अब यही है कि वो चाहते हैं कि रसीद काट के दे दें, तब तक फिर देश से हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, और दूसरा भैया हमने तो रसीद दे दिया, हम नहीं जानते हैं, पल्ला झाड़ लेंगे, काम खत्म। एक रजिस्टर पे सबकी वसूली होती रहेगी। अब हाँ, तो अब इस भाई जब तक जमाबंदी रजिस्टर में आपकी एंट्री नहीं हुई, तो उसका कोई मान्य नहीं, कोई मान्य होगा। जो भी अमीन आएगा वो फिर रजिस्टर देखेगा, हाँ, है ना, और फिर फटाक से वो करेगा एंट्री। अब लेटेस्ट की घटना देखिए, जितने भी अमीन है, जैसे आपको हैसियत प्रमाण पत्र बनाना है, या आपको किसी शस्त्र का लाइसेंस चाहिए, या कुछ है जिसमें नो ड्यूज सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जिसका कोई चार्ज नहीं होता है, नो ड्यूज सर्टिफिकेट का कोई चार्ज नहीं। देखिए जाएंगे ना, तो आपका पहले देखा जाएगा कि आप किस लायक हैं, उतने की एक रसीद काट दी जाएगी, झूठ मूठ का, मतलब आपकी हैसियत देखी जाएगी आपको। हाँ, मतलब पहनावा ओढ़ावा देखा जाएगा, मतलब आपकी हैसियत देखी जाएगी, नापा जाएगा आपको किस स्तर के आप हैं। 500 दे सकते हैं, 1000 दे सकते हैं, 1000 रुपए की रसीद काट दिया भैया, मतलब नो ड्यूज पे भी 500 काटी जाएगी, कम से कम 500 तो कटेगा। नहीं है नो ड्यूज, हाँ, कोई ड्यूज नहीं। हमने जितने भी बातें की सिर्फ राजस्व के बारे में, तमाम बातें सामने आई, भ्रष्टाचार आए, गांधी जी के नोट भी सामने इसमें बहुत सारे आए। क्या इसका समाधान नहीं? क्या इसका कोई उपाय नहीं है कि इस भ्रष्टाचार को रोका जा सके, या फिर कम के लगाम लगाया जा सके? देखिए, भ्रष्टाचार
तो 100% नहीं रोका जा सकता है, लेकिन हाँ इसको बहुत हद तक कम किया जा सकता है, लगाम लगाया जा सकता है। बहुत हद तक। वो कैसे? देखिए हमें भ्रष्टाचार पे केवल भाषण देने या बोलने से नहीं होगा, हर व्यक्ति को इसको अमल करना होगा कि यदि 10 रुपए का स्टैंप है तो हम भ्रष्टाचार पर पता लगा कि आप घंटों भाषण दे रहे हैं नेताओं की तरह, लेकिन कर रहे हैं कि 10 रुपए का स्टैंप 30 रुपए में खरीद रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। हमें भ्रष्टाचार रोकना है तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध काम करना पड़ेगा। हमें ये आज प्रतिज्ञा लेना पड़ेगा। मतलब 10 का स्टैंप अगर 30 में मिला तो आपको नहीं 10 में ही लेना है। आप क्यों नहीं देंगे? हाँ, ऐसे हर व्यक्ति को हमारे गुरुदेव ने कहा है कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। ठीक है ना? तो पहले हमें सुधरने की जरूरत है। इसके बाद दूसरा स्टेप है कि सरकार को, जैसे आज क्या है, कर्मचारी डिसीजन का ही पैसा ले रहा है। अब जमाना एआई का आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हम कर रहे हैं। तो एआई के थ्रू जितने भी डिसीजन मेकिंग चीजें हैं वो कर दी जाए। तो क्योंकि जो एआई करेगा इंटेलिजेंस के थ्रू, वो जैसा डाटा डाला जाएगा वैसा ही करेगा, उसको पैसा नहीं चाहिए। हाँ, उसको रिव्यू करने के लिए एक मॉनिटर रखा जा सकता है। ठीक है। ये एक चीज और बता रहा हूँ, न्याय में जो देरी होती है, देर से न्याय मिलता है, वो भी एक भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है कि समय के अंतराल में नहीं हो पाता। हाँ, यदि देर हुई, यदि न्याय मिलने में भी देर है, हो रहा है, वो भी एक भ्रष्टाचार के उसमें है। सबसे बड़ा जो है ये जो कर्मचारियों का चयन हो रहा है, चयन प्रक्रिया को दुरुस्त करना। ये चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं आई, ऐसे ही पेपर लीक होते रहे तो इसी तरह के एम्प्लॉय आते रहेंगे और भ्रष्टाचार और बढ़ता ही जाएगा। तीसरा, हमें बच्चों को भ्रष्टाचार के प्रति सचेत करने की जरूरत है, उनको इसके विरुद्ध आवाज उठाने लायक बनाना चाहिए, जितने भी युवा आवाज। हाँ, जिसमें शिक्षकों का सबसे बड़ा योगदान होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि शिक्षक की गोद में प्रलय भी खेलता है, और ये शिक्षक चाहेगा तो बच्चों को बिना ढांचा में ढाल देगा, विनाश की तरफ ढकेल देगा, यदि चाहेगा तो उसे शिखर की ऊंचाइयों को भी चढ़ा देगा। तो इसीलिए शिक्षकों को भी आगे आने की जरूरत है, और जो अभिभावक हैं उन्हें भी आगे आने की जरूरत है। वो आए और इसके प्रति नफरत पैदा करें, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी पड़ेगी। ये केवल मुख्यमंत्री के कहने से नहीं होगा कि जीरो टॉलरेंस की नीति हम अपना रहे हैं। वो तो एक्चुअली देखिए राजनीतिक हैं, वो राजनीति करेंगे, कहने और करने में बड़ा वो है। अब जीरो टॉलरेंस की नीति है, पता लग रहा है पेपर आउट हो जा रहा है। शिक्षक है तो शिक्षक क्लास में जा ही नहीं रहा है, अलग घुस ले रहे हैं। तो वो तो अलग चीज है। लेकिन हम अभी राजस्व की बात कर रहे हैं कि राजस्व में हमें कैसे उसको वो करना है, राजस्व को कैसे सुधारना है। नॉलेज, जो बच्चे जा रहे हैं राजस्व के काम के लिए, उन्हें कम से कम कुछ किताबें जरूर पढ़नी चाहिए। जैसे राजस्व संहिता हुई 2006, उसका 2018 अपडेट, 2000 नए भी संस्करण आए हैं। उसको पढ़ने पर क्या है कि आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि कहाँ पे, क्योंकि लॉमैन भी अब वो चीज नहीं कर रहा है जो एक्सपेक्टेशन है, वो भी कुछ चाहता है कि हमको भी मिले कुछ। जैसे 500 रुपया लिया तो 200 अपने पॉकेट में, 300 रुपया वहां भी दिया। इसे खत्म करना है, दलाल भी यही काम कर रहा है, तो इस चीज को खत्म करना है। अब बताइए कि एक एडवोकेट 10 रुपए की चीज 20 रुपए में खरीद रहा है, ये बताइए कि उसका पढ़ाई का क्या मतलब है कि आप इतने पैसे लगा करके लॉ की पढ़ाई, लॉ आप जानते हैं कि आप एक आम जनता नहीं, चौथा स्तंभ है मतलब हमारे देश का, मतलब हमारी मतलब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। समझ गए ना? आपका जब ये हालत फिर आम जनता तो वो भाई एक अनपढ़ आदमी को तो ठगा जा सकता है, उसको ठग रही है सरकार। मतलब सरकार तो हम नहीं कर सकते हैं, ये जो वेंडर है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, जैसे एडीएम राजस्व हो गया, वो हम केवल सतीश कुमार की बात नहीं कर रहे हैं, वो जो भी एडीएम, क्योंकि ये आज की परंपरा नहीं है, सदियों से ये चली आ रही है, इसको बंद करना है, इसको निभाया जा रहा है। हाँ, तो अब निभाना नहीं पड़ेगा कहीं, इसको इसमें बढ़ चढ़ के युवाओं को और लोगों को आना पड़ेगा और जागरूक होना पड़ेगा। हाँ, मैं 2 लोगों से जरूर निवेदन करना चाहता हूँ, एक शिक्षकों से और दूसरा गार्जियन से, पेरेंट्स जो हैं उनसे, कि बच्चों को भ्रष्टाचार के खिलाफ उनको भरें कि भ्रष्टाचार, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार वो सहन करें, वो एकदम भ्रष्टाचार को सहन ही न करें। जहां ऐसी बात है तहां वो आवाज उठाएं, तुरंत आवाज उठाएं, और गार्जियन को उसकी मदद करनी चाहिए। यदि गार्जियन उसे दबाता है तो वो गार्जियन की गलती कही जाएगी। बहुत हम ठगे जा चुके हैं, भ्रष्टाचार के शिकार हुए, अब हम नहीं चाहेंगे कि अब तो हम हाँ सुधर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद विनेश जी आपका।